The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर लाइन की। सेंटर लाइन क्या होता है, कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? किशन को सेंटर लाइन सर अपना जैसे कुछ भी सेंटर हो सर, अपना जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, जो बीच से पॉइंट जो होता है, जैसे एक सेंटर का सर्कल ही बनाएंगे, बीच में जो पॉइंट होता है मिड बिंदु, उस मिड बिंदु वो होता है अपना सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का यूज क्या होता है? दूसरा पॉइंट, हम लोग ड्राइंग में जो सेंटर लाइन कॉलम देते हैं वो क्यों देते हैं, क्या यूज है इसका? सेंटर लाइन से सर पता चलता है कि डिस्टेंस क्या है, मिड पॉइंट क्या है। ठीक है। अगर रेक्टेंगल है तो उसका मिड पॉइंट क्या जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फजान, सर अपना ये सेंटर लाइन से कुछ भी चीज करते हैं तो मिरर नहीं होता है। मिरर जैसे कुछ भी बनाते हैं तो रेफरेंस लेने के लिए करना है, तो सेंटर अपना जो होता है वो कॉलम तो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन सेंटर जो आएगा वो सेंटर ही रहता है। कॉलम को बड़ा छोटा कर सकते हैं लेकिन सेंटर को इधर से उधर नहीं कर सकते। मिरर होने का चांस सेंटर में सब नहीं रहता है। जैसे सब ठेकेदार लोग क्या करते हैं कि आउटर में काम करते हैं तो उन लोग से इरर हो जाता है, लेकिन सेंटर से इंजीनियर लोग जो काम करवाते हैं तो वो गलत होता ही नहीं है सर, मिक्स होता ही नहीं है। मिक्स होता क्या है कि जब हमारी ड्राइंग जाती है वहाँ पर साइड पे तो पहले से मार्किंग कर दी जाती है कहाँ पर क्या क्या पोजीशंस कॉलम की आएगी, तो सेंटर से मेजरमेंट निकालना इजी पड़ता है और मुझे पता चल जाता है कि हमारी फाउंडेशंस कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी दी जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सेंटर लाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए ड्राइंग में कभी भी जब भी क्रिएट करी जाती है तो सेंटर लाइन के बेसिस पे करी जाती है। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है, इसको ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि किन किन कमांड का यूज़ करेंगे। मोस्टली हम इसमें यूज़ करते हैं एक्स लाइन। एक्स लाइन हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन, रेफरेंस लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, कुछ भी कह सकते हैं। सिविल में, मैकेनिकल में, दोनों में यूज़ करा जाता है। दूसरा, हम अगर थोड़ा सा इसको समझें तो एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ताकि वर्किंग जब करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप एग्जांपल ऐसे ले लो, मेरे पास मैं कोई भी एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ और ये मेरा एक कॉलम होगा। मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका सेंटर पॉइंट ट्रैक करना है। तो रेफरेंस के लिए आप समझ लो, बस ये मैंने कुछ ड्रॉ करा तो सबसे पहले हम एक्सेल एंटर करते हैं। एक्स लाइन का यूज़ हमारा आर्किटेक्चर और इंटीरियर में बहुत ज़्यादा है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। एक्सेल एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए काम करने में। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, बाइसेक्ट एंड ऑफसेट, 5 ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलते हैं स्क्रीन बॉटम में। हम जब हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल आएगी हमारी हॉरिजॉन्टल। एक्सेल एंटर, मैं वर्टिकल वी एंटर करूंगा फॉर वर्टिकल। ठीक है, इतना करने के बाद फिर मैं एक्सेल एंटर करता हूँ। बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। एंगल का इन्होंने यहाँ पर यूज़ ये दिया है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एंगल है, अगर आपको कोई लाइन एक स्पेसिफिक एंगल पे ड्रॉ करनी है तो आप एंगल ऑप्शन पे क्लिक करो। मैंने कहा मुझे 45 डिग्री पे लाइन चाहिए, तो लाइन हमारी ऑटोमेटिक 45 पे आ जाएगी। इसका भी यूज़ हम आगे कर सकते हैं अगर हमें किसी पर्टिकुलर एंगल पे काम करना हो। बाइसेक्ट का मतलब होता है अगर मैं कहीं पे भी पॉइंट क्लिक करता हूँ तो वो क्या होता है, उसी पॉइंट से कंटिन्यू शुरू कर देता है। और ऑफसेट नॉर्मली है, सभी को पता है, ओ एंड। तो एक्सेल जब हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग जब सेंटर लाइन ट्रैक करते हैं, ट्रैक करने के बाद हमें एक काम और करना होता है। वो क्या, हमें डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना होता है। आपने ड्राइंग देखी होगी, यहाँ पर लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश हमेशा सेंटर लाइन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, याद रखना, सेंटर टू, दैट मीन्स लॉन्ग डैश एंड शॉर्ट डैश हमेशा सेंटर लाइन। तो जो भी हम ड्रॉ करेंगे उन लाइनों को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाई लेयर। एक पॉइंट यहाँ पर हमारा एक और ऐड हो गया कि बाई लेयर क्या होता है। बाई लेयर का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करना।
उन लाइनों को जो जो हिडन है, जो विजिबल नहीं कर सकते। एग्जांपल, अगर आपको कोई घर है, उसका प्रोजेक्शन है, तो आप उसे डॉटेड में दिखाओगे। कॉलम की सेंटर लाइन डॉटेड में, कोई भी ऑब्जेक्ट आगे डिस्कस करें तो उनको डॉटेड लाइन में डालने का मतलब बाय लेयर पे आते हैं। बाय लेयर पे आते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा अदर। जैसे हम अदर पे आएंगे तो यहाँ मिलेगा लोड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉटेड लाइन नहीं दी हुई है। मैंने लोड पे क्लिक कर दिया, बहुत सारी है, तो मैंने यहाँ पर सेंटर 2 को सेलेक्ट करा, शॉर्ट डैश एंड लॉन्ग डैश सेलेक्ट करने के बाद आप ओके करोगे तो वो ऑलरेडी वहाँ पर ऐड होके दिखा देगा। ठीक है, ओके करके बाहर आ जाओ। तो वो अभी ड्राइंग में अप्लाई नहीं होता है, वो सिर्फ लिस्ट में ऐड होता है। अप्लाई करने का प्रोसेस, पहले हमें सेलेक्ट करना है और उसको फिर हमें यहाँ पर सेंटर 2 पे अप्लाई करना है। कभी कभी क्या होता है कि कई बार आप लोगों को दिक्कत होगी कि आप लोग सेक्शन वगैरह पे काम करोगे, आर्किटेक्चर पे काम करोगे, तो जो डॉटेड लाइन है उसकी स्पेसिंग को कम और ज़्यादा करना पड़ता है। उसकी स्पेसिंग को कम ज़्यादा करने का एक शॉर्टकट होता है। यहाँ पर एक कमांड हमारा और ऐड हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, लिस्ट में ऐड कर लेना। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं CH एंटर। इसके कई मेथड हैं। इसको आप CH एंटर करने के बाद भी कर सकते हैं, पहला पॉइंट। ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है, तब भी ओपन करते हैं। दोनों मेथड पता होने चाहिए। तो मैंने CH एंटर करा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइन टाइप स्केल। लाइन टाइप स्केल के थ्रू तो इसमें हम कोई भी साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये होता है ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली कंट्रोल करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी हम चीज़ें और पढ़ेंगे, आइडिया होगा या नहीं होगा खुद देखना। इसमें एग्जांपल लो, मैं कुछ गैप ले रहा हूँ, अप्रॉक्स कोई भी, सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 10 फीट का एक गैप ले लिया यहाँ से, और एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया और इसको भी, ये भी कर दिया। ठीक है, और इनकी स्पेसिंग को मैंने CH एंटर करके कम कर लिया 0.2 0.5 एंड क्लोज। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे पता होना चाहिए अगर हम काम कर रहे हैं। एग्जांपल, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस निकालेंगे आगे, तो जब हम डायमेंशंस वगैरह निकालते हैं तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं सेलेक्ट करके CH एंटर से, क्योंकि हम कभी कभी सिर्फ इंडिविजुअल जो डायमेंशंस होती हैं हम उसको करना चाहते हैं, हम पूरी डिटेल ड्राइंग पे नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक सिंगल चेंजेस करने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शंस लाइंस एंड एरो, मतलब हम D एंटर करने के बाद भी कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा उसको CH एंटर करने के बाद भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि डायमेंशंस को भी चेंज कर सकते हैं। एक पॉइंट और होता है कि कभी कभी हमें कुछ ऑब्जेक्ट की डिटेल देना होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया कॉलम साइज कोई भी एंड कंक्रीट। अब मुझे इसको कुछ चेंज करना है, तो इसको भी सिलेक्ट करके हम CH एंटर करेंगे तो वहाँ पर हमें मल्टी लीडर को भी हम वहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। एरो हेड साइज ये पता होना चाहिए, यहाँ पर एरो हेड का डिज़ाइन आप वो चेंज कर सकते हो, और कलर इफेक्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ओवरऑल जितने भी डिटेलिंग के ऑप्शंस हैं वो सारे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज करे जा सकते हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, वापस आते हैं पॉइंट पे। तो हमने क्या करा, कुछ इस तरह हमने यूज करा सेंटर लाइन का। अब सेंटर लाइन जब भी हम प्लानिंग में करेंगे तो हमें यहाँ पर ये नंबर्स मिलते हैं। कौन बताएगा इनको क्या कहते हैं? रोज का नाम क्या होता है? बताओ, फजान?
सर ये सेंटर लाइन को दर्शा रहा है सर अपना एक दूसरे पॉइंट। बलूनिंग बोलते हैं क्या? मैं एग्री करता हूँ, मैं सेंटर लाइन को दर्शा रहा है, या यू आर राइट। बट ये जो दिया हुआ है पार्ट, इसको कहते क्या है? बलूनिंग बलूनिंग? बलूनिंग नहीं, बलून बिल्कुल मैकेनिकल सही। हाँ, मैं वहीं पहुंच गया था, मैं तुम्हारी बात को लेके मैं वहीं पकड़ गया था कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैकेनिकल में पार्ट डिजाइन करते हैं, वहाँ पर बलून्स को ऐड करा, हाँ नंबर डाल के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हाँ। बलून। ठीक है, फैजान कोई आइडिया? सर आइडिया नहीं सर, याद है लेकिन भूल गया। इनको कहते हैं ग्रिड हेड, हमेशा याद रखना। हाँ सर, अब याद आ गया होगा। जी सर, ग्रिड लाइन है सर। ग्रिड हेड। अब ग्रिड हेड को बनाने का तरीका यहाँ पर पता होना चाहिए। दो है, देख के लगता है कि सर्कल और टेक्स्ट। पहला तो यहाँ पर क्या होता है कि हम नॉर्मली ग्रिड हेड को क्रिएट कर सकते हैं, एक सर्कल और एक टेक्स्ट को मेंशन करके। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आ गया हमारा, तो ये भी पता होना चाहिए, टेक्स्ट का कमांड empty एंटर होता है। तो टेक्स्ट हम यहाँ पर empty के थ्रू लिख के ग्रिड हेड का नंबर डाल देंगे, फॉन्ट साइज को चेंज कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे, देन इसको मूव करा दो। 90% लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या क्या हमारे प्रोजेक्ट्स में आती हैं वो मैं दिखाता हूँ। फिर उसको वो कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इन ग्रिड हेड को कॉपी पेस्ट करके ईजिली मेंशन तो कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ों को करने से बचते हैं। क्यों? ताकि हमारी प्रोजेक्ट की फाइल हैवी ना हो। दूसरा पॉइंट, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितने ज़्यादा होंगे हमारी ड्राइंग में, उतनी प्रॉब्लम होगी सिलेक्शंस में और डिलीट करने। अगर हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्रिड हेड है, तो सोचो हम कितने ग्रिड हेड को सेलेक्ट करेंगे, कितने हो जाएंगे? तो जितने कॉलम होंगे उतनी ग्रिड हेड। अगर ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो तो ग्रिड हेड, फर्स्ट फ्लोर तो ग्रिड हेड, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो रहे हैं ना। लेकिन हमें क्या करना है? हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट को बनाने से बचना है। लोग इस चीज़ को फोकस नहीं करते। लोग क्या करते हैं? सिर्फ शॉर्ट ट्रिक, भाई कॉपी करो और पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट तो एक मेथड हो गया, लेकिन होता क्या है कि हमें प्रोजेक्ट्स में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी कम करना होता है ताकि लाइट रहे प्रोजेक्ट, दिक्कत ना हो प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर कितने हो गए? 2 4 6 8 ऑब्जेक्ट हो गए हमारे। तो यहाँ पर एक ट्रिक, एक और मेथड आता है, हम इसको एक तरीके से और यूज कर सकते हैं। इस पे किसने किसने काम करा है? कॉपी वाला किया हूँ सर मैं। क्या यूज होता है इसका? सर कॉपी का जो आप कर रहे थे ना, सेंटर लाइन एक दूसरे कॉपी। एट्रीब्यूट। फिक्स होता है। एट्रीब्यूट के बारे में किसको कोई आइडिया? नहीं सर, मैं फिक्स नंबर कर देते हैं, उसको बदल नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिखाता हूँ एग्जाम्पल। मैंने वही सर्कल दोबारा से रिपीट करा। अब हम टेक्स्ट को empty के थ्रू नहीं लिखेंगे, हम उसको एट्रीब्यूट ATT के थ्रू लिखेंगे। नंबर एंड साइज, ओके एंड प्लेस। मैं स्केल कर ले रहा हूँ इसको अपने अकॉर्डिंग, कोई भी साइज वगैरह यहाँ पे जैसा चाहो। अब 2 ऑब्जेक्ट ए भी हैं, 2 ऑब्जेक्ट ए भी हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब एट्रीब्यूट के साथ हम एक कॉम्बिनेशन देंगे, किसका? ब्लॉक का। एट्रीब्यूट के साथ हमने एक कमांड को, दोनों को ऐड करा एक साथ, तब हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? मैंने यहाँ पर बी एंटर करा, टैगिंग करी, किसकी टैगिंग करी मैंने यहाँ पर? ग्रिड हेड। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दोनों लिए एंटर करें। कन्वर्ट टू ब्लॉक चेक होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। अलाउ एक्सप्लोडिंग चेक होना चाहिए, बाकी के ऑप्शंस अनचेक होना चाहिए। ओके कर दो तो एक आपके पास विंडो आ जाएगी, वो कहेगा नाम बताओ, मैंने कहा 1 एंड ओके। मैं दोबारा से सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 एंड 2, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है?
क्या डिफरेंस लग रहा है? अब कुछ समझ में आया? सर्किल बाहर चला गया, अब सर्किल उसमें सर्किल बाहर नहीं जा रहा था। ये दो ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट। एक है सर। बात ये पकड़ो, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी बढ़ गए, बढ़ गया ऑब्जेक्ट हमारा सिंगल एक हुआ, सिंगल में। सिंगल हुआ। और सिंगल से मतलब अब हमें क्या करना होगा, हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर रखेंगे और इसकी कॉपी बनाएंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने, 4 नहीं होंगे, 2 होंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी कम हो गई। दूसरा जो वर्क मेरा इजी, वो वर्क इजी क्या हुआ, अगर मैंने कहा ये 1 है ये 2 है तो आप टाइम बढ़ाओगे अपना, नंबर 2। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट एक है और चेंजेस करोगे डबल क्लिक करके इजीली कर लोगे, तब भी वो एक ही रहेगा। यहाँ पर हम चाहे उसको डबल क्लिक करके कुछ भी नेम करें लेकिन वो एक नहीं रहेगा, 2 रहेगा सर। 2 रहेगा। तो ग्रिड हेड में हम एट्रीब्यूट और ब्लॉक का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, पॉइंट यहाँ पर ये आता है, हम इसको यूज करेंगे ग्रिड हेड में। हम इसको यूज करेंगे कहाँ पर, हम इसको यूज करेंगे डोर टैग में प्लस विंडो टैग में प्लस वॉल टैग में एंड जो वेंटिलेटर होते हैं उनमें। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। दूसरा हम इसका यूज क्या कर सकते हैं, इसका यूज एलिवेशन के सिंबल क्रिएट करने में करते हैं। इसका यूज जो सेक्शन के सिंबल्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। अब इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं है बच्चों को, पता ही नहीं है। प्लानिंग पे काम करने जा रहे हैं, प्लानिंग के बेस क्या होते हैं उनको आइडिया नहीं है, मालूम ही नहीं करना क्या है। सेक्शन के सिंबल कैसे डिजाइन करना मालूम ही नहीं, एलिवेशन के सिंबल क्या होते हैं पता ही नहीं है। अब एलिवेशन का सिंबल, हमारे घर की 4 डायरेक्शंस है, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, तो हमें 4 डायरेक्शंस का एलिवेशन देना है। तो उस एलिवेशंस को बनाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सिंबल चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर इसको गौर करो, ये सिर्फ एक है और इसको फ्यूचर में कैसे, इसको बनाने का तरीका आपका वही होगा जो आप नॉर्मली एट्रीब्यूट के थ्रू करते थे। यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, एलिवेशन टाइप करेंगे और उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे एलिवेशन की डायरेक्शंस क्या होगी, ए, ये होगी डायरेक्शन, ये मेंशन कर दिया। अब ये सब अलग अलग है। ब्लॉक का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, क्या नाम डालेंगे, एलिवेशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ओके। अब वो पूछेगा ए और एलिवेशन, ए और एलिवेशन, एक ऑब्जेक्ट हो। अब हमें चाहिए एलिवेशन बी, हमें 4 डायरेक्शन फॉलो करनी है ना, तो अब हम इसी को कॉपी करेंगे। अब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, डबल क्लिक करो, जस्ट टाइप एंड ओके, रेडी। अगेन डबल क्लिक करो, एलिवेशन सी, डबल क्लिक, देन टाइप ओके, सिंपल। इसे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, फास्ट काम करना, टाइम सेव करना। सेम प्रोसेस, अगर आपको सेक्शन का सिंबल देना है तो भी आप इसका यूज करें सेक्शन के सिंबल को बनाने में। तो इसका यूज क्या क्या हो गया एट्रीब्यूट का, इन दोनों के यूज बहुत सारे हो गए, एलिवेशंस में एंड सेक्शंस में, और जो डिटेल आइटम्स होते हैं उनमें क्रिएट करने में। तो ये सिंबल्स आप बना के दिखाएंगे, ये हो गया आपका टास्क। तो मैं समझूंगा कि इसको समझ में आया है, इसको डाल देता हूँ मैं टास्क के। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, हमारे प्लानिंग में डोर टैग होते हैं, हर डोर को रिप्रेजेंट करा जाता है उसके नाम से। कुछ लोग कहते हैं डोर नंबर, बट डोर नंबर नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं डोर टैग। आर्किटेक्चर में हर एक चीज़ का नाम फिक्स कर दिया गया है, आप उसके अलावा उसको उस नाम से नहीं बुला सकते।
डोर टैग मतलब डोर का टैग। अगर मैंने कहा विंडो टैग, दैट मीन्स विंडो टैग, विंडो का ही टैग हो। वेंटिलेटर है तो वेंटिलेशन। तो इन सब टैग को क्रिएट करना है किससे? इसको भी हम क्रिएट करेंगे अपने उसी ऑप्शन से। डोर टैग देना है D1, आप एट्रीब्यूट D1 एक टैग बनाओ। यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं करा किसी ने, लेकिन मैं उसको पहले से एडवांस में दे देता हूँ जवाब। एग्जांपल लो, हम जितने भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस पर अगर फोकस नहीं करा तो बहुत लेंथ ही जाएगा फिर आप डिज़ाइनिंग का। D1, W1 और V, ये टैग हमारे हमेशा लाइफ में काम है, ये हमको पता है। इन टैग का यूज़ हमेशा हमको करना है। पॉइंट यहाँ पर ये आता था, आप लोगों को पूछना चाहिए था, तो क्या सर हम हमेशा अपनी ड्राइंग में इन टैग को क्रिएट करेंगे? तो इनको हमेशा क्रिएट नहीं करना, इसकी भी एक ट्रिक है। वो क्या? सबसे पहला हमने अभी क्या पढ़ा था, ब्लॉक। मैंने नाम डाला डोर टैग, मैंने डोर टैग क्रिएट कर लिया D1 का। विंडो टैग मैंने ब्लॉक बनाया एंड विंडो टैग डाल दिया, क्योंकि मुझे बार बार बनाना नहीं है, मुझे मेहनत नहीं करनी है इसकी। अगेन W1, एक टैग मुझे इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक इसको मैं ब्लॉक में बनाता हूँ, नाम होगा वेंटिलेटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगेन V1 या V कुछ भी, तो ये तीनों 1 2 3 तीन बन गए। अब इन तीनों को फाइल पे जाओ, सेव कर दो किसी भी लोकेशन में जहां आपका मन करे। किस नाम से? टैग के नाम से। ये हो गया हमारा सेव, ठीक है। सर ये टैग सेव हुआ कैसे पता चलेगा? जैसे तीनों बनाया तो टाइम खत्म होगा तो सबके हल खुद ब खुद मिल जाएंगे, सबके डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं जब मेरा जैसे पॉइंट खत्म होगा। तो मैंने सिर्फ फाइल सेव करी, मैंने ये नहीं कहा कि वो टैग सेव हो गए उनको यूज़ करो, नहीं, मेरा पॉइंट पकड़ो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने फाइल सेव करी है बस। क्यों? क्योंकि इनकी लाइब्रेरी बनाने के लिए फाइल को सेव करना इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है। अब इसके बाद हम करेंगे TP एंटर। TP का मतलब होता है टूल पैलेट। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, राइट? सभी लोगों ने पढ़ा है ना? नहीं सर, ये DP क्या है? किशन नहीं सर, पता नहीं। TP के बारे में नहीं पढ़ा है? तो बहुत गलत बात है इन लोगों की है। TP एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, किसी भी ऑप्शन के ऊपर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं कह रहा हूँ कि इस पे क्लिक करो, किसी पे भी राइट क्लिक करो, क्या लिख के आएगा? न्यू पैलेट। मैंने कहा मैं लाइब्रेरी बनाने जा रहा हूँ टैग्स के नाम से। देखो यहाँ पर एक फोल्डर बन गया टैग्स। पहले को पकड़ा, सेलेक्ट एंड ड्रैग, दूसरे को पकड़ा, सेलेक्ट एंड ड्रैग, तीसरे को पकड़ा, सेलेक्ट एंड ड्रैग। वेंटिलेशन, विंडो, डोर टैग डिलीट कर दो। अभी आते हैं उस पॉइंट पे। मैंने ऑटोकैड बंद कर दिया, फ्रेश प्रोजेक्ट ओपन करा, कोई वर्क करने जा रहे हैं, अब हमें ज़रूरत पड़ रही है TP एंटर। विंडो को पकड़ा और क्लिक कर दिया, नाम पूछेगा तो नाम डाल देना W1, आ गया। डोर को पकड़ा, जहाँ पे रखना है क्लिक कर दो, नाम पूछेगा D1, सिंपल। और जितनी बार डिलीट करो उतनी बार। सर जैसे डोर को फिर सुनाइए तो जैसे D2 लिखेंगे तो सर D2 लिखिएगा तो कोई बात नहीं। अब जैसे कि तुमने दूसरे डोर का देना है नाम, तो डबल क्लिक करो, तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, क्यों घबरा रहे हो? D2 सिंपल। उसमें अलग से वहाँ से डायरेक्ट वहाँ से D2 नहीं आ सकता है ना, डायरेक्ट जो अभी टैब से आया है किसी भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हें चेंज तब भी करना पड़ेगा। जी सर। मान लो तुमने D1 लिया,
लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर कॉपी करके चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ जो चाहो ले लो, यहाँ पर आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आया, पॉइंट आया कि हम अपने सिंबल का फोल्डर बना के टीपी के अंदर सेव करेंगे। पॉइंट ये है इम्पोर्टेंट आपका कि हमें कैसे काम करना है। तो सिंबल्स को क्रिएट करा और उनको बना के सेव कर दिया, तो ये होगा डॉट टैग। ठीक है, दूसरा पॉइंट आते हैं। हाँ, एक बात और, मैं एक बात भूल गया, आप डोर टैग को नहीं बनाएंगे, आप डोर के साथ बना के रखेंगे पूरा का पूरा डिजाइन। तो ये चीज आप मिस कर गए, आपको पूरे डोर की जरूरत पड़ेगी, टैग को तो छोड़ दो। आप बात समझ में आई? कैसे सर? मेरी बात समझे नहीं? आपको ड्राइंग में क्या चाहिए है, डोर चाहिए ना, आपको बार बार डोर बनाना पड़ेगा ना ड्राइंग में। हाँ। तो आप क्यों इतनी मेहनत करोगे? आप एक बार यहाँ पर इन टैग को यूज कर लो, पूरे के पूरे फोल्डर को ब्लॉक में डाल दो। बात समझ में नहीं आई किसी को? चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। डोर और नाम सब एक साथ सेव करना होगा। हाँ, क्योंकि हमें जरूरत एक की थोड़ी ना पड़ेगी, हमें तो जरूरत पड़ेगी पूरे डिजाइन की। सर अपना डोर का साइज तो अलग अलग रहेगा ना सर? बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है। तो आपको कल हमने स्केल नहीं पढ़ाया था? पढ़ाए हैं सर। स्केल के अंदर स्ट्रेच था, रेफरेंस। जी जी। सिंपल सी बात। फिर इसी कहते हैं माइंड को बहुत एक्टिव रखो। अब एग्जांपल लो, हो गया सेलेक्ट, ओके, ये D1 है, ठीक है, पूरा ब्लॉक बन गया। फाइल को सेव, चलो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, टेंशन ना लो। फाइल को सेव एज करा, नाम डाल दिया, अब डोर के नाम से सेव, अब TP एंटर। अब इसको डिलीट कर दो, नहीं चाहिए फोल्डर। अब फोल्डर हमारा बनेगा डोर के नाम से। ड्राइंग को सेलेक्ट करो एंड प्लेस कर दो, ठीक है, डिलीट कर दो। वापस आए अपनी ड्राइंग में फ्रेश एकदम, TP एंटर, डोर को सेलेक्ट करा, कहाँ गया, ये आया, नाम पूछ रहा है D1, ये लो। अब आपने कहा, अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ गए दिमाग के अंदर, अरे यार डोर का साइज तो 3 फीट था जो मैंने बनाया था, लेकिन हमें तो चाहिए 4 फीट। कोई बात नहीं, कल ही पढ़ा था, एक 4 फीट की लाइन खींचो। अब ये तो साइज अलग है क्योंकि मैंने रैंडम बनाया, साइज लेके बनाया नहीं है, तो मुझे करना है 4 फीट का डोर, ठीक है, 4 फीट। सेलेक्ट, SC एंटर, क्लिक करके R एंटर, पहला, दूसरा, देन P एंटर करके 1 और 1 2। तो अगर हमने सही करा होगा तो आई थिंक समझ में आ गया नहीं? हो गया सर। मुझे ऐसा लग रहा है फरहान तुम मुस्कुरा रहे हो। सर एकदम आसान हो गया सर। इतना कठिन में जूझ रहा था एक डोर बनाने में। टाइम का इतना 20 मिनट टाइम का बचत हो गया सर, ज्यादा से ज्यादा टाइम सेविंग हो गई इसमें हमारी। डोर के सिंबल्स सर और शॉर्ट भी हो गया, प्लस और जो एक बार बना दिए वो लाइफ टाइम हो गया सर। ये भी तो वही चीज है। अब डोर हमने बना के रख लिए, क्योंकि हमको पता है कि हमारे प्लान में कुछ ही डोर काम में आते हैं, 2.5 फीट, 2 फीट, 3, 3.5, 4, 5, 6। एक बार बना के रख लिया, लाइफ टाइम उसको यूज कर लिया। एक बार हमने विंडो बना के रख ली, लाइफ टाइम उसको बना के सेव करी, बार जैसे अपना ये डोर का बनाया है अभी TP में फाइल में टैग में, जो उसके विंडो को भी अलग से करना पड़ेगा ना, जैसे विंडो का फिर अलग बनेगा फाइल। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम उसी फोल्डर में डाल दो, वहाँ पर TP एंटर करो और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देना। इसका नाम तुम डाल देना D and W, डोर एंड विंडो। अच्छा, ये अपना TP फाइल में एक ही फाइल बना सकता हूँ सर मैं? नहीं, कुछ नहीं है, तुम जितनी चाहो, मल्टीपल चाहो, जितनी चाहो, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है। डोर, विंडो,
हर एक चीज की, सबकी डिटेल। तो डोर बनाना अलग आसान हो अलग गया, मतलब कर सकते हैं सर। बिल्कुल। विंडो बनाना मेरे लिए आसान हो गया, विंडो टैग, डोर टैग, वेंटिलेशन वगैरह के टैग, इनको बनाना मेरे लिए आसान हो गया। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने यहाँ सर पर इंडो टैग तो हो गया, इंडो के साथ डायरेक्ट उसका नहीं कर सकते, लेकिन इंडो का टैग अलग ही रहेगा। विंडो का टैग नहीं, विंडो का टैग इसी फोल्डर में सेव करने की बात कर रहे हो ना? हमने सर जैसे इंडो में बनाया अपना दीवार पे, ठीक है। इंडो के साथ जैसे डोर के साथ डोर टैग रखा ना, हाँ, इंडो के साथ इंडो टैग नहीं रख सकता हूँ ना, अब ये पूछा। विंडो के साथ विंडो टैग रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर दिखाइए आपको सर। करना कुछ नहीं है, ये आप विंडो बनाना, और जब विंडो यहाँ पर बना लेना तो उसकी जो विंडो की टैगिंग है वो उसके ऊपर मत रखना, कुछ डिस्टेंस पर रखना, और पूरी ड्राइंग को ब्लॉक में सेव कर लेना। सिंपल। तो तुम्हारा ब्लॉक कितना बनेगा? तो तुम्हारा ब्लॉक बनेगा इतने पार्ट। कोई मुश्किल नहीं है, करके देखना। कोई दिक्कत है कि हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको ब्लॉक बनाएंगे तो ये देखो, अगर ज़रा सी डिफिकल्टीज होती मैं नहीं बताता। ये देखो, सिंपल। अब तुम विंडो को सेव करोगे और कभी भी इसको यूज़ करोगे तो स्केल करके फटाफट चेंज करा और कॉपी पेस्ट करके हटा दिया। इसी तरह डोर टैग, विंडो टैग, इसे कहते हैं रूम टैग। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, 99%। सिर्फ क्या कहते हैं, नाम डाल दो, नाम मेंशन कर दो, रूम का नाम डाल दो। बट इसका नेम टेक्निकल क्या होता है, इसे कहते हैं रूम टैग। दिस इज कॉल्ड रूम टैग। अब रूम टैग, अब क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, क्या हम रूम टैग एट्रीब्यूट यूज करें या टेक्स्ट यूज करें? दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? प्रैक्टिकल देखते हैं। मेरे पास एक रूम है, एग्जांपल, ये वॉल है, इस रूम को मैंने कॉपी कर लिया। एक रूम में हमने यूज करा एम्प्टी एंटर और बेडरूम टाइप कर दिया, ठीक है। एक में हमने एट्रीब्यूट यूज करा, वहां पर भी हमने बेडरूम टाइप कर दिया। दोनों में कुछ हमें डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। ये भी नाम लिखा हुआ है, ये भी नाम लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं कुछ कंडीशन डालता हूँ उसके साथ। मैंने आपसे एक बात कही, मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, बेडरूम के साथ वहां पर आप एक नाम डाल दो, जैसे कि GF1 ग्राउंड फ्लोर। ये हो गया GF मतलब ग्राउंड फ्लोर, 1 मतलब टैग एरिया 1। ये इसका टैगिंग होती है। 90% 100% किसी ने नहीं पढ़ी होगी, कोई नहीं पढ़ाएगा। GF ग्राउंड फ्लोर 1 हो गया इसका टैग। अब क्यों नहीं पढ़ा होगा, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इस लेवल का काम, जिस डिटेल की मैं बात कर रहा हूँ, इस डिटेल पे बहुत कम लोग काम करते हैं। अब वो ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये डिटेल मोस्टली दी जाती है फॉरेन कंट्री में या गल्फ कंट्री में, कुछ इस तरह। आपने नहीं देखा होगा, आपने देखा है फैजान? सर ये अपना देखा हूँ सर, ड्राइंग में देखा हूँ, बहुत कम। ये टेक्सटिंग के साथ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस वन। नहीं, इधर तो नहीं, कोई मैप में नहीं रखा, नहीं सर, कोई ड्राइंग नहीं। आप नाम को मत देखो फैजान, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं है सर, वैसे नहीं है ये अपना उसमें। लेकिन हाँ सर, अभी आ रहा ध्यान में, जैसे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था अपना राजीव स्टेशन का, उसमें दिया था सर। हाँ, गवर्नमेंट वाले में मिलेगा, लेकिन जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर वगैरह वाले जितने भी इंडियन डिजाइनर हैं उनमें नहीं मिलेगा। या मिलेगा फॉरेन कंट्री की ड्राइंग में या गल्फ कंट्री की ड्राइंग में, क्योंकि वहाँ पर काम होता है इसी तरह टैगिंग करके। ये है एग्जांपल। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है टॉयलेट, यहाँ पर क्या लिखा है ग्राउंड फ्लोर, टैगिंग 16। अगर हमें कुछ इस तरह देना है, एग्जांपल लेता हूँ, तब हम क्या करेंगे? तब आप कहोगे कि ठीक है सर, कोई बड़ी इसमें टास्क नहीं है, लीजिए मैं भी कर देता हूँ। ये मैंने इसको डबल क्लिक करा और यहाँ पर हमने
GF डाल दिया और कोड डाल दिया 01, हो गया सर, सिंपल। और यही चीज़ मैं इसमें भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी हम डाल देते हैं GF2 GF02। लो, कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं, सही है ना। और अगर मैं आपसे कह दूं एक काम और करो, इसमें एक टैग और डाल दो, एरिया, तब क्या करोगे? तब भी आप कहोगे कि सर अभी मैं टाइप करके दिखा देता हूँ आपको। ये लीजिए, ये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन एक डिफरेंस है, 1 2 3, 3 नंबर, 1 2 3, 3 नंबर। लेकिन हम सेकंड वाले बेडरूम को वही प्रोसेस यूज करते हैं जो हमने करा था। तब देखते हैं कि क्या होता है। एरिया, मैंने कहा एरिया है हमारे रूम का एग्जाम्पल, ठीक है। ये था GF02, ये था बेडरूम। अब अगर जरा मुझे बताओ 1 2 3 और ये एक, अब बात समझ में आई? और अगर मैंने आपसे कहा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और आता है कि सर मान लीजिए फ्यूचर में हमें बेडरूम नहीं रखना है, मैंने ये कॉपी करके दिखा दिया स्टोर रूम में, हमें यहाँ पर बेडरूम को हटाना है, इन दोनों को रखना है, तब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल टिक, बेडरूम वाले माइनस, और जो एरिया हमारा था, जो हमने एरिया लिया था, उसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करके डबल क्लिक करके ये जो कहा गया GF, ये GF पे आओ और यहाँ पर इसको अपने हिसाब से कुछ घटाना बढ़ाना है, घटा बढ़ा लो, माइनस हो गया। आपने कहा ये भी नहीं चाहिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, GF को भी मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ। अब आपके लिए फास्ट क्या रहेगा, क्या बेनिफिट रहेगा आपके लिए? ये 3 नाम या ये 1 नाम? एक नाम सर। ये होता है काम करने का सही तरीका। तो क्या ये प्रोसेस गलत है? पॉइंट यहाँ पर ये आता है, नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये ठीक है सिर्फ इतना ठीक है। अगर इतनी कंडीशन ऐड है तब गलत है, तब हम इस वाले को चूज करेंगे। अगर आपको सिर्फ रूम टैग देना है, तो परफेक्ट है। लेकिन अगर आप रूम टैग के साथ उसकी डिटेल देना चाहते हो, तब आप यूज करोगे। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं करा हमसे, आप लोगों के क्वेश्चन भी हम ही बोल रहे हैं, हम ही जवाब दे रहे हैं। आपने ये क्वेश्चन नहीं करा इतना इंपॉर्टेंट कि सर आप एम्प्टी में नाम टाइप कर रहे हो और थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, और अगर आप एट्रीब्यूट में भी नाम टाइप कर रहे हो और एट्रीब्यूट को ब्लॉक बना रहे हो, तो टेक्स्ट क्यों नहीं ब्लॉक बना रहे हो? ये क्वेश्चन क्यों नहीं करा मुझसे? भाई हम टेक्स्ट को भी तो ब्लॉक कर सकते हैं ना, am I right? जी सर। तो फिर एट्रीब्यूट क्यों चूज करा मैंने? ये दिमाग में क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि जब हम टेक्स्ट को ब्लॉक बनाएंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ ब्लॉक बनेगा, उसके पैरामीटर्स क्रिएट नहीं करेंगे, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। एट्रीब्यूट का हमेशा ब्लॉक बनता है, टेक्स्ट का ब्लॉक कभी नहीं बनता, नहीं। हमेशा लाइफ में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक्स्ट का ब्लॉक कभी भी डोर टैग के साथ मत देना, विंडो टैग के साथ टेक्स्ट को मत यूज करना। चलो दिमाग में कहीं ना कहीं हिट करेगा ये बात, इसको भी दूर कर देता हूँ मैं। ये डोर आ गया, एम्प्टी एंटर करा,
टाइप कर लिया D1, ठीक है, मैं एट्रीब्यूट यूज नहीं करूँगा, बी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, ब्लॉक तो बन गया, ब्लॉक तो बन गया। जी सर। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जब आप डबल क्लिक करोगे तब एट्रीब्यूट के पैरामीटर चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि वो फिक्स हो गया, क्योंकि वो एक ब्लॉक बन गया। ब्लॉक का मतलब मैंने उसको दरवाजे में बंद कर दिया, हम उसको यूज ही नहीं कर सकते, उसकी चाबी खो गई। और एट्रीब्यूट का ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जब चाहो ओपन करो, जब चाहो यूज करो एंड क्लोज कर दो। समझ में आई? हमारे भविष्य के डिजाइनरों, बात समझ में आई? शांति क्यों बनाए हुए हो? सर जो अभी आप दिखा रहे थे सर, एक ड्राइंग को नहीं दिखा रहे सर रूम का? ये हाँ सर, ये क्यों दिखा रहा था सर? ये डिटेल्स दी जाती है। ग्राउंड फ्लोर अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का टैग होता है, और फर्स्ट फ्लोर बना रहे हो या रूफ प्लान बना रहे हो तो उसके नंबर्स दिए जाते हैं। नहीं सर, ये 0815 ये सब क्यों दिया हुआ? ये ग्राउंड फ्लोर और ये एरिया नंबर है 15, ये किचन है, एरिया नंबर है 15। अब एरिया का मतलब क्या हो गया? एरिया ऐसे समझो, एरिया 1, एरिया 2, 3, 4, 5, 6, समझ गए? ये एरिया हो गया। तो बाहर कंपनी वगैरह में लोग इस तरह डिटेल्स पे काम करते हैं कि वो कहते हैं कि काम करो, सिटिंग लिविंग एरिया कहाँ पर है? लिविंग एरिया रूफ प्लान पे है, एरिया नंबर है 04। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, बट इंडिया में इतनी डिटेल में काम करोगे लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगा। बिल्कुल सीरियस कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो लोग ड्राइंग देख के समझेंगे, फिर कहेंगे पता नहीं किस पागल ने डिटेल दे दी। यही कहेंगे पता नहीं किस पागल ने डिटेल दे दी, क्या दिया है तो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो बोलेंगे कि कौन सा पागल इंजीनियर बना दिया है। हाँ, बता तो रहा हूँ मैं। वो लोग उनके समझ में नहीं आएगा, ये कहेंगे पता नहीं किसने क्या बनाया गलत सलत, अब वो उनके समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर बस यही दो, ये काफ़ी है। डोर टैग और विंडो टैग और रूम टैग। हाँ, रूम टैग में एट्रीब्यूट यूज़ करना और एट्रीब्यूट के अंदर एरिया को डाल देना कि कभी भी अगर रूम का एरिया दिखाना हो तो फटाफट कॉपी पेस्ट करके डाल दो। ये कर सकते हो सिंपल। लेवल दिया हुआ है सर इसमें। हाँ, ये लेवल्स वगैरह ये भी आप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। इन सब में एट्रीब्यूट, मैं इसीलिए सारे डाउट पहले से क्लियर करके चल रहा हूँ। एट्रीब्यूट प्रोजेक्शन वगैरह देना है, यहाँ पर बालकनी है, एट्रीब्यूट वाइड प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूट हर एक चीज़ की ज़्यादा यूज है सर। वो अपना सिंपल होगा, उसका यूज नहीं है। बिल्कुल, जैसे ये देख रहे हो, ये पूरा ब्लॉक है, ये पूरा एक ब्लॉक है। ये भी आप एट्रीब्यूट से बना के रख लेंगे। जब भी आपको स्टेयर्स की डिटेल देनी है, विड्थ, ब्रेड, राइजर, तो फटाफट कॉपी करा पीपी से निकाल के रख लिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। हम चाहे आर्किटेक्चर पे काम करें, हम चाहे इंटीरियर पे काम करें, लेकिन वो सारा का सारा काम हमारा होता है किस पे? लेयर्स पे। हमारी ड्राइंग में लेयर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। लेयर के बिना कैड में काम करने का सोचना भी मत। अगर आप छोटे से छोटी ड्राइंग बना रहे हो, वो ड्राइंग आपकी लेयर पे होनी चाहिए। विदाउट लेयर ड्राइंग बेकार है। यहाँ तक कि जब हम प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं अपनी ड्राइंग पास करवाने के लिए, और अगर वो ड्राइंग हमारी लेयर पे नहीं होती है तो भी वो ड्राइंग कैंसिल कर दी जाती है। तो लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ ताकि किशन को भी समझ में आ जाए। एग्जांपल लो, हमारे पास विंडो है। विंडो का मतलब एक विंडो की लेयर होनी चाहिए। हमारे पास डायमेंशन है तो डायमेंशन की लेयर होनी चाहिए। हमारे पास रूम टैग है, रूम टैग की लेयर। हमारे पास सेंटर लाइन है, उसकी लेयर। मेरे पास डोर टैग ऑलमोस्ट, अगर हमारे पास 100-200 ऑब्जेक्ट हैं ड्राइंग में
तो आपके पास उतनी लेयर होनी चाहिए। ये ज़्यादा लेयर मस्त। अब यहाँ पर बात करते हैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं। पहला काम क्या हुआ, लेयर को बनाना। हमने एंटर किया, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, लेयर का शॉर्टकट मैंने अरे एंटर किया तो मेरे सामने कुछ बॉक्स आ जाएगा, इसमें कुछ पहले से बनी हुई है, मैं बिल्कुल फ्रेश लेना चाहता हूँ। एले एंटर, आपको सिर्फ क्या मिलेगी, जीरो लेयर। जीरो लेयर करंट लेयर होती है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा करंट लेयर कौन सी होती है, करंट लेयर हमारी जीरो लेयर होती है, जो जीरो के नाम से होती है, उसे कहते हैं करंट लेयर। जितना भी काम होता है जीरो से लेके 100 तक, वो सारा का सारा काम जीरो लेयर पे होता है, तो उसको टच नहीं करना है, उसको छोड़ दो। ऊपर एक ऑप्शन नजर आएगा न्यू लेयर, शॉर्टकट है Alt+N। आप जैसे ही Alt+N या क्लिक करोगे और नाम डालोगे वॉल्स, फिर नाम क्लिक करते रहो और नाम डालते रहो, विंडो, टैग, सेंटर लाइन, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, डायमेंशन, डी टैग मतलब डॉट टैग, याद रखना हमेशा कैसे नाम डालना है, डी टैग, डब्ल्यू टैग मतलब विंडो टैग। अब क्या करोगे, इनके कलर चूज करोगे, कहाँ पर, ये जो ब्लैक आ रहा है, कुछ भी चूज करा हमने, एग्जांपल सिर्फ मैंने कहा मैंने इसको रेड ले लिया, इसको हमने ग्रीन, इसको ब्लू, सबको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया अलग अलग कलर से। अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग कलर चूज कर दिया। तो जैसे ही हम इन सब किससे लेना है अपना कलर, ये कलर इससे वो क्लिक कीजिएगा ना सर, कौन सा वाला, तो समझा नहीं, फिर से रिपीट करना। कलर को क्लिक कीजिए ना सर, कलर को बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहता है, उसको चेंज करना। सर ये अपना इंडेक्स आ गया, ठीक है, कलर आ गया, कलर बॉक्स सर ऊपर में जो लिखा हुआ है सर, सिलेक्ट कलर में सारे हैं, वो तो तुम अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, उसमें कोई कंडीशन दोनों में से ले सकते हैं कि नहीं, अपना ट्रू कलर में से ले सकते हो, इंडेक्स से ले सकते हो, ट्रू से भी ले सकते हो, कलर बुक से भी ले सकते हो। इंडेक्स का मतलब होता है प्री डिफाइंड, जो पहले से है। ट्रू का मतलब है खुद से क्रिएट करना। कलर बुक का मतलब है यहाँ पर कलर की बुक दी है, पैलेट दिया हुआ। इतना करके हमने इसको बंद कर दिया। वो कहाँ मिल गया, ऊपर। आपने वॉल बनाई तो पहले वॉल की लेयर ली, क्या बनेगा, वॉल की लेयर। आपने बनाया विंडो, विंडो बनेगी विंडो की लेयर से। आपने बनाया डोर टैग तो बनेगा डोर टैग। हर एक को अलग अलग कलर से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इनका रोल क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। कलर तो चेंज करना एक अलग बात हो गई है, इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्लिक कीजिएगा तो सब हाईलाइट होगा सर। हाँ ठीक है, कहाँ पे क्लिक करें, जैसे जो लेयर में बना है सर, अपना सेंटर जो बनाया है ना सर, ये नहीं है बनाया, लेकिन सर उस टाइम एक को डिलीट कीजिएगा तो हो सकता है ऐसा होता है, लेकिन कुछ तो है सर इसमें, याद नहीं आ रहा मेरे को। लेयर में हम लेयर को क्यों क्रिएट करते हैं, चलो तुमने क्या पढ़ा है, क्या बताया। ऐसे लेयर में जैसे कुछ भी चीज काम करते हैं ना सर, उसको छिपाने के लिए मतलब सही रहता है सर। हाँ सही तो रहता है, वो तो हम कब कह रहे हैं कि गलत रहता है, लेकिन मेन यूज बताओ क्या होता है। मेन यूज सर कंफर्म याद नहीं पड़ रहा है सर। एक के ऊपर एक जाता है क्या सर? नहीं, होता क्या है, अब देखो मैंने इतनी लाइनें क्रिएट कर दी है और मैं आपको कहूँगा कि कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, तो क्या सेलेक्ट करना पॉसिबल है? नहीं, सभी सेलेक्ट हो जाएगा। तभी सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो लेयर है ये किसकी है, डोर टैग की। मैंने जैसे टैग की लेयर को यहाँ से ऑफ करा, डोर टैग ऑफ हो गया। अब बात समझ में आई कि कोई इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी सर। और अगर हम यहाँ पर डोर टैग की लेयर को ऑफ ना करें तो एक सोर्स और है हमारे पास, वो क्या, हम डोर टैग को यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने पे क्या हुआ, हम पूरा ऑब्जेक्ट मूव कराएंगे, लेकिन मूव होगा वही जो अनलॉक है। अनलॉक तो इसका यूज ड्राइंग में कहाँ पर करते हैं, जब बिल्कुल सर के ऊपर से चली जाती हैं चीजें, तब यहाँ पर
सही दिख रहा है सर। क्या हुआ? सर हाइड पेपर सही करने। दिख रहा है सर। यहाँ पर काम करने में दिक्कत आती है, तो यहाँ पर चीज़ों को ऑन ऑफ करके उस पर काम इजीली कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है काम करने का। कॉन्सेप्ट क्लियर रखा करो। मुझे पता है वहाँ लोग क्या पढ़ाते हैं, लेयर को बनाने से अलग अलग कलर चेंज कर लो, अलग अलग कलर से ऑब्जेक्ट दिखाओ। चलो ठीक है, हम उन्हीं की बात रख लेते हैं। हम क्यों लेयर का यूज़ करेंगे? यहाँ पे भी तो कलर हैं, अब बताओ। हम यहाँ से भी तो चेंज कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? बात तो वही पड़ेगी, हमें चेंज ही तो करना है। ये पकड़ा, यहाँ से चेंज कर दिया, यहाँ से दूसरा लिया, चेंज कर दिया, तो लेयर इसमें डिफरेंस क्या हुआ? कुछ नहीं बस। लेयर में हाइड कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेयर को हाइड नहीं कर आने के मुताबिक कुछ नहीं बस। है ना, लेयर को हाइड कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ हम कलर को चेंज कर सकते हैं, वहां से हम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया? ये सर। अब सवाल नंबर 2, क्या हम हर बार अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो 100-200 लेयर बनाएंगे बैठ के घंटा भर? नहीं, एक ही बार करने में सेव कर। एक बार लेयर को बनाओ और उस लेयर को एक्सपोर्ट कर दो डेस्कटॉप पे। कैसे? यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लेयर स्टेट मैनेजर, शॉर्टकट है Alt+S। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे और ओके करोगे तो यहाँ पर लिख के आएगा एक्सपोर्ट। सर आपने जो नया लेयर बनाया, नया वाला जो बनाया था सर फाइल, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एक बार लेयर बनाओ और एक बार लेयर बना के उसको एक्सपोर्ट कर दो डेस्कटॉप पे, अब क्या होगा? वो डेस्कटॉप पे चली गई। अब आपको कभी ज़िंदगी में बनाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश फाइल खोलो, LA एंटर करो, दोबारा लेयर स्टेट पे आओ और यहीं पे दिया है इंपोर्ट। जैसे हम अपनी यहाँ पर लेयर को सेलेक्ट करेंगे, लेयर ऑप्शन, माई लेयर, ओके करा, रीस्टोर, सब आ गया। सर तुम क्या करते थे फैजान? मैं सर हर बार नया बनाता। अरे तुम बहुत मेहनत करते थे, क्या बात है, तुमने तो बहुत बढ़िया। तुम पक्की वाली मेहनत करते थे, मतलब कि तुम जितनी बार प्रोजेक्ट बनाते थे उतनी बार लेयर को इंपोर्ट बना के रखते थे। कोई बात नहीं, तुम्हारी भी सर गलती एक नहीं है। मतलब मेरा ऑटोकैड में सर देखिए ना थोड़ा सा उसको मतलब सुधारना था सर। क्या दिक्कत होगी? पिक पॉइंट को आप देंगे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट के और ओके करेंगे। उसके बाद जब आप आई एंटर करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं आएगा जहाँ से आपने ब्लॉक को क्रिएट करा है। अभी क्या होता है कि हम ब्लॉक बनाते हैं तो बनाया किधर है ढूंढना पड़ रहा है, जेड एंटर एंटर करना पड़ रहा है, इधर उधर जाना पड़ रहा है, जल्दी मिल नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने बेस पॉइंट जी सर। तक दिया ना। बेस पॉइंट देने से क्या होगा? तो सर बेस पॉइंट को देते हुए बनाना पड़ेगा सर। हाँ, बेस पॉइंट ज़रूर देना, क्योंकि बेस पॉइंट जब तुम उसका मेंशन करोगे तो आप इजीली उसको स्क्रीन पे फिट कर लोगे। ये कौन सी विंडो थी, कहाँ थी, ये पता नहीं, देखना पड़ेगा। बहुत सारे ब्लॉक हैं, उसमें चली गई है। टैग लिखे थे सर, टैग लिखे थे बस। हाँ, पता नहीं कहाँ चला गया, यहीं कहीं भी था। ये था न्यू ब्लॉक, फाइल बनाया था ना, ये देखो आ गया। अब देखो कहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा सर। एक बार फिर से इसको बनाइएगा तो सर कैसे बनाया है एक बार। कुछ नहीं करा मैंने सिर्फ एक पॉइंट दिया है और कुछ नहीं दिया। सर ब्लॉक को सर्च करके। नहीं, ब्लॉक को सर्च करके नहीं, मेरी बात समझे नहीं। जब ब्लॉक बनाना किसी ऑब्जेक्ट तो उसको ब्लॉक में पिक पॉइंट जरूर देना, मैं ये कह रहा हूँ। आप जब पिक पॉइंट दोगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे पहले, उसके बाद आप पिक पॉइंट दोगे तो वो वहीं से ही आएगा। इसके बाद ओके करना है सर।
बस बाकी सब वही प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं, बस पिक पॉइंट देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिक पॉइंट मेंशन करना, जी सर। बाकी ठीक है, बढ़िया है, सही है, हो जाएगा सर, वो कोई दिक्कत नहीं। तो अपनी कोई बात नहीं। अगर कोई दिक्कत है बताना, तो दोबारा बता, ठीक है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं तो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ हमारे लिए ये होती है कि हम जब भी प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में हमारे पास दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। सबसे पहली डोर एंड विंडो। विंडो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना डोर एंड हमारे जो एरियाज होते हैं रूम के, वो 90% प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम किसी भी क्लाइंट का अगर हम बेडरूम डिज़ाइन करें या फिर हम मास्टर बेडरूम या फिर स्टोर रूम या किचन, तो हम साइज़ हम ऐसा कौन सा साइज़ दें जो बिल्कुल करेक्ट हो। हमने बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 10 बाई 10 से शुरू होता है, इतने बाई इतने से शुरू होता है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना कि हर स्टैंडर्ड चीज़ को हम ड्राइंग में यूज़ नहीं कर सकते, कुछ लॉजिक भी लगाना पड़ता है। लॉजिक का मतलब क्या होता है कि मान लो 600 स्क्वायर फीट अगर एरिया है क्लाइंट का, तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम सारे मास्टर बेडरूम बढ़िया लग्जरी उसको निकाल के दे देंगे। हमें वहाँ पर क्या सोचना पड़ेगा कि भाई प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है हमें इतने कमरे भी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर ओपन स्पेस भी चाहिए, तो उसके बेसिस पे हमें हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि हम क्या दें, साइज़ क्या। देखो इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। हम एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि आप जब कोई बेडरूम नॉर्मल डिज़ाइन करने जा रहे हो तो आप ये साइज इसका लेके चल सकते हो, बट टर्म्स और कंडीशंस रहेंगे, हमेशा ध्यान रखना, चीज़ों को समझना जो कहना चाहूँ। टर्म्स और कंडीशंस मुझे मालूम है कि हम 10 बाई 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 बाई 10 में हम उसके रूम में ज़्यादा फर्नीचर आइटम्स तो नहीं दे सकते हैं। एक 6 बाई 6 का बेड डाल देंगे हम, 2 फीट की हमारी अलग अलग साइड टेबल हो जाएंगी, 8 फीट ये हो गया, 2 फीट का स्पेस बचेगा लेफ्ट राइट। तो इसके बेसिस पे स्पेस की बेसिस मतलब कि जो एरिया होगा उसका, अगर एरिया हमारा थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया तो हम बहुत करेंगे तो हम उसको लेके चल सकते हैं 12 बाई 12। स्पेस हमारा थोड़ा सा अगर बड़ा, हम कहाँ तक बेडरूम लेके जा सकते हैं, 12 बाई 14 कर सकते हैं। और अगर हमारे पास और एरिया बढ़ गया तो इसको भी हम फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ दी एरिया। ये हो गया हमारा पॉइंट। किसी भी क्लाइंट का डिज़ाइन करना है, एरिया को दिमाग में रखना है, उसकी रिक्वायरमेंट को दिमाग में रखना है। अब ऐसा नहीं वो कहेगा कि 600 स्क्वायर फुट में पूरा एक बंगलो बना दो, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्लाइंट होते हैं बहुत दिमाग लगाते हैं। वो क्या चाहते हैं कि 600 स्क्वायर फीट में उनको पूरा एक लग्जरी वो मिल जाए, बंगलो मिल जाए, उनको विला मिल जाए। भाई वो तो कहेगा ही आपसे कि हमें बेडरूम भी दे दो, स्टोर रूम भी दे दो, किचन भी दे दो, डाइनिंग भी दे दो, स्टेयर्स भी दे दो, सब दे दो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। 10 बाई 10 से स्टार्ट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट इसको बढ़ाते चले जाना। ठीक है, बाथरूम की बात करते हैं। हमको पता है कि हम इतना तो हम स्टार्ट करेंगे। अगर बहुत बढ़ गया तो हमने इसको एरिया को बढ़ा दिया, इसको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। और बहुत सारे कंडीशन में होता है कि ये भी फॉलो करना पड़ता है। स्टैंडर्ड मुझे पता चल गया, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि व्हाट इज द साइज ऑफ द बेडरूम स्टैंडर्ड। बेडरूम का स्टैंडर्ड साइज स्टार्ट होता है 10 बाई 10 से। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया बेडरूम का। अगर किसी ने पूछा कि मास्टर बेडरूम का साइज आप क्या लेके चलोगे, तो हम स्टार्टिंग उसकी रेंज लेके चलते हैं 12 बाई 12, ताकि फर्नीचर की प्लेसमेंट परफेक्टली मेंशन कर सकें। अगर उसके बाद एरिया बहुत है तो हम उसको डिज़ाइन परफेक्टली बना के देंगे, इतना एरिया बढ़ा के। वो कहता है कि हमें वॉल भी डेकोर करनी है, ये भी देना है, टीवी यूनिट भी देना है, साइड टेबल भी देनी है, इंडोर प्लांट्स भी देने हैं, स्टडी टेबल भी देनी है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो हम वहाँ पर उसका एरिया इंक्रीज कर देंगे साइज के बेसिस पे। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात है कि इतना स्टार्ट होता है और इतने पे ख़त्म होता है, ये हमको पता होना चाहिए। बच्चे यहीं से कंफ्यूज होते हैं
किसी ने कहा कि 600 स्क्वायर फीट का एरिया है, भाई बना के दो, पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है, कन्फ्यूज़न, क्या शुरू करें, जी सर। तो ख़त्म करें। सेम चीज़ हमारी हर एक चीज़ पे आती है, चाहे वो कोई भी हो। कभी-कभी सर एक डाउट है सर, ये जो अपना 14 बाई 16 का रूम बना रहे हैं, तो इसमें कैसे वो क्या क्या बोलेगा, तो हम लोग इतना बड़ा रूम बना सकते हैं अपना कुछ, मतलब देखो, क्या कैसे बोला उसको पता करेंगे कितना, नहीं बताया सर आप, लेकिन जैसे उसमें बताया कि हर एक चीज सोफा वगैरह सब लगना चाहिए। वो तो अलग हो गया, ये बात अलग हो गई, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। अब क्लाइंट के पास है 500 स्क्वायर फीट, वो आपसे कहेगा 14 बाई 16 का रूम निकालो, हाउ कैन दिस पॉसिबल है? क्या क्या लगाओगे वहाँ पर? लॉजिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे? जी अब ऐसा तो है नहीं हम उसकी बात मान के 14 बाई 16 के 2 रूम निकाल देंगे, बच्चे का क्या देंगे क्या उसको? वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात को पकड़ो। जी सर। फ्यूचर में कुछ भी आया तो सामने, स्टैंडर्ड क्या है 10 बाई 10, एरिया पता है हमें, रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की, वो मुझे देखनी है। क्लाइंट कहता है कि 300 स्क्वायर फीट में बना दो पूरा बंगलो, भाई कैसे बना देंगे बंगलो? आपके 600 स्क्वायर फीट में बहुत है तो हम 1 BHK निकाल देंगे बढ़िया। अब वो कहेगा हमें कार भी खड़ी करनी है, मोटरसाइकिल भी खड़ी करनी है, पॉसिबल नहीं हो सकता ना। जी तो आप डिज़ाइनर हैं, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होते हैं उनकी बात करते हैं, ये तो वो होते हैं जो लोग पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह में और ट्रेनिंग जब लेते हैं तब पढ़ते हैं, बट जो ऑन फील्ड जब आप एज ए प्रोफेशनल काम करोगे तब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बाथरूम का साइज़ स्मॉल हम ले सकते हैं 3x4 एंड 3x5 स्मॉल साइज़, मीडियम 3x4 या 4x6, लार्ज 3x7 इंटू 3x8, बट डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन हम इसको बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ये साइज़ माइंड में रहना चाहिए। अब क्लाइंट कहता है कि यार बाथरूम बढ़ा दो हमें, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बाथटब भी रखना है, कोई बात नहीं, वैनिटी भी रखनी है, वॉल भी डेकोर करनी है, तो साइज़ को उसी हिसाब से बढ़ाओ। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, रिक्वायरमेंट देखते रहो, साइज़ को एज्यूम करते रहो। किचन 6x6, 8x8, 8x10, 8x12, 10x10। बेडरूम किड्स के लिए 8x8, लेकिन अब बहुत चेंज हो गया है, अब लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है, अब वो मिनिमम रखवाते हैं 12x12 का, क्योंकि उनको बच्चों के लिए वार्डरोब भी चाहिए होती है, उनको स्टडी टेबल भी चाहिए होती है, उनको शेल्फ वगैरह भी चाहिए होती है, उनको डेकोरेटिव आइटम्स भी चाहिए होते हैं, तो कंडीशन चेंज होती है। बेडरूम मैंने कहा 10x10, मैंने बोला था 10x12, 12x12, मास्टर बेडरूम 12x14 और 12x15, मास्टर बेडरूम 12x14 एंड 12x15। बाथरूम बहुत लास्ट है 5x8, बट ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड है। हमने कहा ना हर जगह अपनी थ्योरी नहीं लगाते, हर जगह अपना दिमाग नहीं लगाते, याद रखना लाइफ में डिज़ाइनर हो इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना। 5x8 है, अब ये थोड़ी ना है कि क्लाइंट ने डिज़ाइन करो तुमने 5x8 डाल दिया उसके प्लान में, नहीं, हम 2x8 कर देंगे, 8x8 कर देंगे, लेकिन देखेंगे चीज़ें परफेक्टली आ रही हैं या नहीं आ रही हैं उसके बेसिस पे। लिविंग रूम वगैरह तो नॉर्मली है, पूजा रूम वगैरह ये भी 4x5 या 4x6, 6x6 भी कर सकते हैं, लिमिट है इसकी, ठीक है। इसी का फॉरवर्ड करेंगे दोनों लोगों को, दोनों लोग इसको देखेंगे और स्टडी करेंगे। सेम इसी तरह डोर और विंडो के साइजेस भी हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, उसको भी हम फॉलो करके बनाते हैं। और विंडो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेडरूम अगर वगैरह देना है, बेडरूम की विंडो उसका अलग चेंज हो जाता है साइज़, मास्टर बेडरूम का अलग हो जाता है, लेकिन इसको भी हम कहेंगे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक लॉजिक है भाई, अगर एक आप बेडरूम बना रहे हो, चलो मान लो आपने एक बेडरूम डिज़ाइन किया, तो आप बेडरूम में क्या चाहोगे, एक प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एक अच्छा वेंटिलेशन हो ना, हमारी जो सन रेज वगैरह हैं वो प्रॉपर वे में आनी चाहिए, लाइट इफेक्ट हमारा आना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो हमने बेडरूम में बहुत दिया तो 1800 की mm की हमने साइज मेंशन कर दी है, इनफ। तो अब ये सब चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं, बट सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आजकल क्लाइंट क्या कहता है कि भाई आप जो भी प्लानिंग करो वो वास्तु के हिसाब से करो।
अब वास्तु तो क्लियर ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कहाँ पर क्या दें, बेडरूम कहाँ दें, मास्टर बेडरूम कहाँ दें, वॉशरूम ठीक है। कहाँ दें, किचन कहाँ दें। किसी को क्या आइडिया, कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? सर वास्तु की जानकारी नहीं है सर। विषम? नहीं सर, वास्तु का नहीं जानते। वास्तु आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है प्लानिंग में, और हर एक बंदे के लिए, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो डिजाइनर हो, चाहे वो कोई भी हो, विदाउट वास्तु अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो गलत है। आप कभी भी प्लानिंग करोगे वास्तु के बेसिस पे करोगे, और अगर आपकी प्लानिंग किसी ने देख ली इनके तो वो उसको गलत ठहरा देगा। वास्तु का हमारी लाइफ में ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो वास्तु कहता है। वास्तु में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती हैं, इसी के बेसिस पे हमें हर एक चीज को, जो भी चीज हम डिजाइन करते हैं उसको वास्तु के साथ, चाहे पूजा रूम हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो गेस्ट रूम हो, कुछ भी। अगर हम कोई प्लॉट भी खरीद रहे हैं तो आज भी लोग वास्तु के बेसिस पे उसको परचेस करते हैं, उसी के बेसिस पे उसको अपने कंस्ट्रक्शन वगैरह आगे करवाते हैं। अब यहाँ किन किन बातों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब माइंड में रखेंगे और उसके बेसिस पे नोट्स बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम वास्तु के प्लॉट की और लैंड की बात करें, जिसकी उसकी फेसिंग कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए। प्लॉट की फेसिंग हमारी नॉर्थ ईस्ट है, ये गुड साइट है फॉर होम्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए एंड ऑफिसेज के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम प्लॉट खरीद लेते हैं लेकिन हमको आइडिया ही नहीं होता है। बस क्या होता है कि हाँ प्लॉट बढ़िया है, कॉर्नर का है, सेंटर का है, ऑन रोड है, गली में है, आउटर में है, लेकिन पता ही नहीं है क्या डायरेक्शन है उसकी। तो कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो उससे क्या प्लस पॉइंट होगा, क्या नेगेटिव पॉइंट होगा। इसलिए आप इन पॉइंटों को हमेशा लाइफ में फॉलो करें। प्लॉट की फेसिंग नॉर्थ ईस्ट है, इट्स ए गुड साइट फॉर होम्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। अगर प्लॉट की फेसिंग हमारी नॉर्थ वेस्ट भी है तो भी इट्स गुड फॉर ट्रेडिंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल साइट्स वगैरह के लिए। अभी डिपेंड करेगा कि उसका मेन पर्पस क्या है। अगर साउथ ईस्ट फेसिंग है तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रीज। प्लॉट फेसिंग हमारी रोड, वन डायरेक्शन कैन आल्सो बी सिग्निफिकेंट वास्तु प्रिंसिपल। अगर फेसिंग वन साइडेड रोड की तरफ भी है तो भी ये अच्छा साइन माना गया है। एंड वेस्ट है, लैंड फेसिंग द वेस्ट रोड ब्रिंग्स फेम एंड पॉपुलैरिटी, ये भी एक गुड साइन है। इसी अगर वेस्ट रोड साइड में है। सेम लैंड फेसिंग साउथ रोड पे इज आइडियल फॉर बिजनेस, मतलब कि किस किस डायरेक्शन में क्या क्या बेस्ट रहेगा हमारे लिए, हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, हमारे आगे के लिए क्या बेस्ट रहेगा, सब चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। प्लॉट फेसिंग साउथ या वेस्ट रोड है, एज वेल एज दोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ रोड विल प्रोवाइड मॉडरेट। और टी जंक्शन भी यहाँ पर लोग बहुत बेस्ट मानते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। जो टी जंक्शन होते हैं आर कंसिडर्ड एज नॉट आइडियल, अच्छे नहीं होते। बट द बेस्ट प्लॉट ऑफ ऑल इज द प्लॉट फेसिंग रोड ऑन ऑल साइड। चारों साइड अगर है आप फेसिंग रोड की तो वो सबसे बेस्ट प्लॉट माना जाता है। तो आप परचेजिंग करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना। जो लोग वास्तु को करते हैं, जो वास्तु को फॉलो करते हैं, वो लोग परचेज वगैरह भी इसी के बेसिस पे करते हैं, चाहे वो लैंड परचेज करना हो या कंस्ट्रक्शन कराना हो। अब इफेक्ट क्या क्या होते हैं, पर इफेक्ट की हम डिटेल में बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में है तो ये आइडियल फॉर वुमेन्स एंड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में है, यूजफुल फॉर न्यूज़पेपर, सेम वही चीज़। साउथ एंड साउथ ईस्ट में है, बेस्ट फॉर वुमेन्स। ईस्ट या साउथ ईस्ट में, मतलब कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तु से कैसा इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में और कितने इंपॉर्टेंट है उनकी डायरेक्शन हमारे लिए। नॉर्थ वेस्ट है तो भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि क्या होगा, इंस्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड मे लीड टू अनलॉफुल आइडियल। अगर वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में है तो गुड फॉर बिजनेसमैन। साउथ या साउथ वेस्ट इंडिकेट्स एक्सीडेंट्स एंड बैड हैबिट्स फॉर वुमेन्स एंड फॉर अदर
पर्सन्स आल्सो। तो ये इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस। उसी के बेसिस पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं किसी भी घर का, तो वो डायरेक्शन देखते हैं डोर की भी और विंडो की भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। 99% कोई नहीं फॉलो करता, 99%। अगर मेक श्योर दे आर लोकेटेड इन द ईस्ट, प्लेसमेंट may be modified as northeast, east or northeast. The location allow the positive energy to flow in the room. अगर डोर और विंडो की जो डायरेक्शंस है ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु अगर लोकेटेड है ईस्ट में, मे बी मॉडिफाइड करके अगर हम नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में कराएं तो वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। किस लिए? पॉजिटिव एनर्जी, अलाउ द पॉजिटिव एनर्जी टू फ्लो इन द रूम में। देखो यहाँ पर एक बात हम कहेंगे, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन क्या होती है कि अरे यार अब नहीं है तब क्या करें। बहुत सारे लोग कहेंगे आपने तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई, लेकिन आपके वास्तु के साथ तो मेरा घर नहीं है, तो क्या हम पूरा घर टुकवा के फिर से बनवाएंगे? क्या रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई बेवकूफ़ी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट है। इन्होंने अभी तक तो ये नहीं बताया कि अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप क्या करो। उन्होंने कहा कि ये बेस्ट है। अब ये भी मत सोचना, बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लो अब हम आगे से इसी पे ही काम करेंगे। नहीं, जिसको चाहिए वास्तु तो ठीक है, वास्तु जिसको नहीं चाहिए कोई बात नहीं। आप डिज़ाइन करने से पहले डिस्कस कर लेंगे तो भाई साहब आपका प्लान, आपका जो लेआउट है वो वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन करूँ या नॉर्मल करूँ, ये भी याद रखना, क्योंकि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। वास्तु हाउस कंस्ट्रक्शन recommends that the house should have 2 points of entry. They should not be set in a straight line, and the one which is used as an exit door should be smaller and must have only one shutter. कहने का मतलब ये होगा कि वास्तु के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन रिकमेंड करते हैं कि हमारे घर में that should have 2 points of entry, 2 एंट्री होनी चाहिए। वास्तु के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। They should not be set in the स्ट्रेट में नहीं होने चाहिए। आप एक एंट्री और एक एग्जिट कर सकते हैं, बट एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, डोर शुड बी स्मॉलर एंड मस्ट हैव ओनली वन शटर। एक डोर हमारा स्मॉल होना चाहिए और वन शटर का होना चाहिए, ये कंडीशन है। और जो मेन डोर है, द मेन डोर बीइंग लार्जर देन द अदर डोर शुड बी विद 2 शटर्स, ये भी कंडीशन है। दूसरे डोर के मुकाबले जो मेन डोर है वो थोड़ा बड़ा है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि लोग बड़े गेट एंट्री में बड़े ही डोर यूज करते हैं, ये हम लोग देखते हैं लेकिन कभी नोटिस नहीं करते, लेकिन वो वास्तु के हिसाब से डिजाइन करे हुए होते हैं। रीजन ये होता है, अ रिकमेंडेड मटेरियल फॉर अ डोर टू ब्रिंग इन अ गुड बैलेंस इज टीक। मतलब ये बेस्ट है, अगर आप मटेरियल यूज करते हैं टीक तो बैलेंस के लिए बढ़िया है। द मेन एंट्रेंस शुड नॉट फेस अ वॉल एंड अ डोर ओपनिंग टू द नेक्स्ट रूम शुड बी प्रोवाइडेड, लेकिन ये बहुत लोग फॉलो नहीं करते। तो मेन एंट्रेंस है शुड नॉट फेस ए वॉल, वॉल की फेस नहीं होना चाहिए, फेस नहीं करना चाहिए, एंड डोर ओपनिंग नहीं होनी चाहिए टू द नेक्स्ट रूम। क्या होता है कि मैं पहले ड्राइंग रूम में गया, वहाँ से एंट्री होके वहाँ चला गया, बेडरूम से एंट्री होके वहाँ चला गया, नहीं, सेपरेट एंट्री होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं, बट वास्तु के अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है। मेक श्योर द शैडो डज नॉट लूम ऑन द मेन डोर। ठीक है, बात मान सकता हूँ मैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? रीज़न ये होता है, लोग अब अपने घर के आगे एक लॉन देते हैं, बड़े बड़े ट्रीज यूज करते हैं उसमें। अब जब ऑब्वियसली जब आप साइड में दोगे और लॉन में बड़े बड़े ट्रीज दोगे तो शैडो तो आएंगी। वास्तु के अकॉर्डिंग दे सकते हो, हर चीज़ वास्तु के हिसाब से नहीं देनी है, याद रखना। अगर हर चीज़ वास्तु के हिसाब से डाल दोगे ना प्लानिंग में, तो कभी प्लानिंग ही नहीं कर पाओगे, ये भी ध्यान रखना। It is not advisable to position the main entry point at the center of the house and the extreme corners. सिंपल सी बात है, आपने बहुत रेयर केसेस में देखा होगा कि लोग अपने घर की एंट्री सेंटर में देते होंगे, कॉर्नर में ही मोस्टली यूज करी जाती है, वो भी एक वास्तु का ही पार्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन वास्तु प्रिंसिपल दैट द मेन एंट्रेंस शुड नॉट फेस रोड इंटरसेक्शंस। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन
कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। जैसा जहाँ हमारे एंट्री के सामने अगर रोड आ रहा है तो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट डिपेंड करेगा वो चीज़। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वास्तु प्रिंसिपल दैट द मेन एंट्रेंस फेस रोड इंटरसेक्शन। रोड इंटरसेक्शन फेस नहीं होना चाहिए एंट्रेंस के सामने। सोचो कितने कितने आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एक एक चीज़ की यहाँ पर डिटेल मेंशन करी गई है। देयर शुड बी लार्जर ट्रीज दैट अपीयर टू बी ब्लॉकिंग। बड़े बड़े ट्रीज नहीं होने चाहिए जो ब्लॉकिंग करेंगे हमारे लुक को। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया, अब अपोजिट हो गया। क्या करते हैं अब लोग, अब ये करते हैं कि बड़े बड़े ट्रीज रखते हैं ताकि उनके लुक वाइज अच्छा लगे। बिल्कुल अपोजिट चल रहा है आज का टाइम, ठीक है। शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स लीडिंग टू द मेन एंट्रेंस, द नंबर ऑफ स्टेप्स शुड बी कीप्ड इवन। इवन नंबर में आपको स्टेयर्स के स्टेप देने हैं, याद रखना, सिंपल है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर टू हाउस टू शेयर ए सिंगल। कभी होता नहीं है, लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि दो घर हैं, उनकी एंट्री आपकी एक है, मतलब एक तरीके से क्या गया, शेयर करी गई है मेन एंट्रेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए। द मेन डोर ऑफ द हाउस शुड बी लार्जर। सिंपल सी बात है, बड़ा होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और वुड टैंक भी होना चाहिए, ये भी देख चुके हैं, तो इनको इतना इंपॉर्टेंट मत दो। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि देयर शुड नॉट बी एन अंडरग्राउंड टैंक एंड सेप्टिक टैंक या टनल अंडर द मेन एंट्रेंस। एंट्रेंस जहाँ पर हमारी होगी, एंट्रेंस के अंदर हमें अंडरग्राउंड टैंक, सेप्टिक टैंक नहीं देना है। 99% लोग देते ही हैं, मैं बता तो रहा हूँ। मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ भाई, जो आज का टाइम चल रहा है ना, तो बिल्कुल तो अगर आप कहोगे ये बात, कोई बंदा कहेगा यार एक काम करो, हमारे पोर्च एरिया में डाल दो अंडरग्राउंड टैंक, मैं कहूँगा नहीं डालूंगा क्योंकि वास्तु के अगेंस्ट है। वो कहेगा डालो, मैं कहूँगा नहीं, हम नहीं बनाएंगे ड्राइंग। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता। ये सेप्टिक टैंक वगैरह नाला का बात हो रहा है क्या? हाँ, वही जो निकलते हैं हमारे नाला कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे पाइप्स निकलते हैं अंडरग्राउंड, जैसे कि बाथरूम वगैरह के लिए, उनके लिए या वॉशरूम वगैरह के लिए लोग सेप्टिक टैंक बनवाते हैं घर के बाहर, है ना। तो उसके जो भी हमारा तो उसमें जाएगा वेस्ट वाटर, सब उसी में स्टोरेज चला जाएगा। लेकिन अब टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, अब सब अंडरग्राउंड हो गया है और सब जितने भी हैं सब बाहर चले जाते हैं। लेकिन अभी भी कई केसेस में ऐसा होता है कि लोग बनवा देते हैं, लेकिन नहीं इनके बेसिस पे इन्होंने मना करा ये चीज़। लेकिन हो नहीं सकता, लोग बनवाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि वास्तु क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। वास्तु का मतलब होता है, वास्तु की हर एक डायरेक्शन होती है, और हर एक डायरेक्शन का मतलब होता है कि वहाँ पर एक स्पेसिफिक प्लेनेट के थ्रू वहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करा गया है। नॉर्थ डायरेक्शन है तो मर्क्यूरी, नॉर्थ ईस्ट है तो जुपिटर, ईस्ट है तो सन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है तो वीनस, साउथ है तो मार्स, साउथ वेस्ट है तो राहु, वेस्ट है तो सैटर्न, नॉर्थ वेस्ट है तो मून। ये फिक्स है हमारी रूलिंग प्लेनेट जिसको कहते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे। अब इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन है देन लिविंग सिटिंग रूम बेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है वर्शिप रूम या लिविंग रूम, ईस्ट डायरेक्शन लिविंग रूम, बाथिंग रूम, नो टॉयलेट, साउथ ईस्ट है किचन, साउथ है किचन एंड स्टोर रूम, साउथ वेस्ट है मास्टर बेडरूम या हैवी स्टोरेज के लिए, वेस्ट डायरेक्शन चिल्ड्रंस बेडरूम, स्टोर रूम, स्टडी, नॉर्थ वेस्ट गेस्ट रूम, बाथरूम, इन सबको दे सकते हैं। तो इसीलिए डिसाइड करा, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं हमारी लाइफ में, इसीलिए उसको डिसाइड करा गया है। इन्होंने ये भी यहाँ शेयर करा गया है कि डोर ऑफ ईच रूम शुड बी फेसिंग ईस्ट। अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आप कोशिश करो डोर ऑफ ईच रूम, हर एक रूम के जो डोर है उसकी फेसिंग ईस्ट होना चाहिए। पॉसिबिलिटीज हो तो बेडरूम शुड बी इन साउथ एंड वेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। जो चीज़ मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ आप समझ जाना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। बेडरूम शुड बी इन साउथ एंड वेस्ट। प्लेसमेंट ऑफ मिरर, जो मिरर की प्लेसमेंट है वो साउथ में कर सकते हैं, वेस्ट में कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, बट ये बात सच है। आपने कभी कभी देखा होगा, आप लोग बचपन से कहानियाँ सुनते चले आ रहे होंगे, आपने कभी अगर थोड़ा माइंड दौड़ाओ तो हमारे जो बहुत पुराने लोग होते थे वो कहते थे कि नहीं
कभी भी जब आप सो तो उसके सामने शीशा नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें सुनते जी चले आ सर। रहे हैं। वास्तु इसका मतलब आज से नहीं है, बहुत पहले से। तो वो जो चीजें थी जिनको हम फॉलो नहीं करते हैं, आज वो फिर दोबारा लौट के चली आई हैं। इसीलिए इसको बताया गया कि आपको इन सब चीज़ों को अपनी हर एक चीज़ में चेंजेस करने चाहिए। स्लीपिंग, वाइल स्लीपिंग हेड शुड बी इन साउथ या वेस्ट, बट नेवर इन नॉर्थ। कॉमन है, ऑलमोस्ट सभी को पता है। पूजा रूम एक दिन नॉर्थ ईस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना हमेशा। पूजा रूम डिज़ाइन करोगे, पूजा रूम शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट, लेकिन ऑल आइडियल्स एंड फोटोग्राफ्स शुड बी फेसिंग ईस्ट या वेस्ट। अब इतना कौन आजकल नोटिस करता है कि यार फोटोग्राफ्स वगैरह अगर हम करेंगे, यूज करेंगे तो उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। बट इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी कैन फॉलो द पूजा रूम शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। टॉयलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉयलेट सीट शुड बी इन नॉर्थ साउथ ओनली। बहुत सारे केस में हम क्लाइंट्स वगैरह को बोला है लेकिन नहीं फॉलो करते हैं। लेकिन आप डिज़ाइनर हो, लेकिन आप आज से एक बात अपने दिमाग में याद रखना, अब आज से आप लोग इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे और आप दूसरे सामने वाले बंदे से कहेंगे कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ दूं या ना दूं, आप डिस्कस करने के बाद ही करेंगे। इट शुड नॉट बी इन ईस्ट या वेस्ट। स्टेयर शुड ऑलवेज बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्च शुड नॉट टच द नॉर्थ या ईस्ट कंपाउंड वॉल, पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्रॉस लगा देता हूँ, फॉलो नहीं कर सकते। बिग ट्रीज शुड नॉट बी ग्रोन इन नॉर्थ या ईस्ट, दे शुड बी इन साउथ या वेस्ट, पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। क्योंकि अब ये फॉलो नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कि आजकल जितने भी लाइक आपके जो बंगलोज वगैरह हैं, जो आपके विलास वगैरह बनते हैं, तो उसमें मोस्टली आपके बड़े बड़े ट्रीज ही यूज़ करे जाते हैं, तो दैट हम इस पॉइंट को फॉलो नहीं कर सकते। ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस ईस्ट वाइल कुकिंग, वेस्ट इज अलाउड इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचता, मजबूरी है, तो हम वेस्ट डायरेक्शन कर सकते हैं, बट नेवर फेस साउथ वाइल कुकिंग। ये बात हमेशा ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द टोटल नंबर ऑफ डोर एंड विंडो शुड बी इन इवन नंबर। आई डोंट थिंक कि लोग फॉलो करते होंगे, जितने आ रहे हैं अन्य लोग, बट वास्तु के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडो शुड बी इन इवन नंबर फॉर ईच फ्लोर, बट शुड नॉट एंड इन जीरो लाइक 10, 20 or 30। मे बी पॉसिबिलिटीज अगर हुई तो फॉलो कर लो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैंने क्या ना, मैंने अभी क्या कहा था कि देखो, वास्तु मतलब ये नहीं कि आप इन सब चीज़ों को आप अपने सामने वाले के ऊपर थोपें, आपको पता होना चाहिए और कुछ चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें। The door should not be high, या too high, या too low, या too wide, या too narrow। too narrow का मतलब 1.5 फीट, 1 फीट बहुत कम लोग रखते हैं। मोस्टली लोग ही स्टार्ट करते हैं 2 फीट, 2.5 फीट, 3, 3.5, 4, 4.5, 5। अब ज़्यादा हाई भी नहीं। अब ज़्यादा हाई का मतलब मेन एंट्रेंस हमारा जो होता है, मेन एंट्रेंस को वाइड करते हैं। बट बात हो रही है हमारे इंडोर की, जितने भी डोर्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट लिमिट है, तो बहुत है तो 3.5 से 4 बस। रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। अब ये भी कंडीशन डाल दी इन्होंने, द डोर शुड बी रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज हो तो ठीक है। डोर तो ये एक तो एक triangular ही होता है। हाँ, मैंने कहा ना कि कुछ चीजें हैं जिनको हम नहीं अच्छा, follow कर सकते। वाइट कलर। हाँ, नेवर पुट द पोस्टर्स ऑफ ग्राइंडर, वॉर सीन्स, एंग्री मैन वगैरह, इन सब चीज़ों के पोस्टर्स नहीं लगाने चाहिए। ये कॉमन है, सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी यूज़ करते हैं, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। डोर शुड ओपन इनसाइड द रूम एंड नॉट आउटसाइड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। इन बेडरूम्स ऑलवेज यूज बेड फॉर 4 legs। 3 लेग का बेड कौन यूज करेगा, 4 लेग यूज करते हैं। नेवर यूज बॉक्स टाइप बेड बिकॉज इट स्टॉप द एयर सर्कुलेशन। वेरी गुड। अगर मैं इसकी बात करूं वास्तु की, मैं वास्तु की बात नहीं भी करूं तो साइंटिफिकली ये बात भी सही है। अगर आप बेड नॉर्मली टच करके रखोगे ग्राउंड से तो सर्कुलेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए पहले क्या होता था कि लोग लेग्स वगैरह थोड़े से हाई रखवा देते ताकि जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से होता रहे। और बॉक्स टाइप बनता है वो तो
जमाना चेंज हो गया है, मॉडर्न टाइम आ गया है, हाँ मॉडर्न टाइम आ गया है, चीजें वो हो गई हैं जो नहीं होना चाहिए। अब बेड आ चुके हैं जिनकी लेग्स ही नहीं है, आर्टिफिशियल वैसे बेड, मॉड्यूलर बेड आ गए हैं जो बिल्कुल टच होते हैं ग्राउंड, सर्कुलेशन तो छोड़ दो। अब क्लाइंट से अगर हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं आप बॉक्स टाइप मत यूज करो, लेग यूज करो वो, हाँ। तो भैया पता नहीं वो क्या करेगा मेरे साथ, या कौन से जमाने में आप जी रहे हो साहब। तो वही चीज़ है, हर चीज को नहीं अप्लाई कर सकते। नेवर ईट या ड्रिंक इन स्टैंडिंग पोजीशन, साइंटिफिकली बिल्कुल फैक्ट है, सभी लोगों को पता है। द नो रूम शुड बी बिल्ट अंडर द स्टेयर्स, मोस्टली मैंने देखा है लोग नहीं बनवाते हैं, लेकिन लोग क्या कराते हैं कि स्टोरेज वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, वॉशरूम वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, बट रूम के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं है यहाँ पर। द कवर्ड इन द वॉल शुड बी इन साउथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटीरियर के लिए, इस चीज को माइंड में रखना है हमेशा। कवर्ड इन द वॉल शुड बी इन द साउथ या वेस्ट पार्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस, ये चीज ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इन दीज किचन ग्राइंडर, फ्रिज, शेल्फ एंड अदर हैवी आइटम्स शुड बी टुवर्ड्स साउथ एंड वेस्ट वॉल। इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडीशन की बेसिस पे है, तो इसलिए टेंशन ना लेना कि अगर हम इसको देखेंगे तो फिर वहाँ के हिसाब से क्या करेंगे हम जब डिजाइन बनाएंगे। There should be no water body in front of any entrance door of the house. Okay, there should be no water body in front of any entrance door of the house. लेकिन अब आजकल क्या होता है, लोग बड़े बड़े एक्वेरियम वगैरह यूज करते हैं। मैंने बोला ना, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, टोटली अपोजिट हो रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसको सिर्फ एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसको सिर्फ समझना नहीं, को माइंड में फीड करना। आप एक डिजाइनर हो, भला आप वास्तु को फॉलो नहीं करते हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास नॉलेज पूरी होनी चाहिए। क्यों? ताकि आप अपने क्लाइंट को उसके लिए एडवाइस कर सकें और कोई आपसे उसके लिए एडवाइस ले सके। बहुत सारे बच्चे हमारे क्या सोचते हैं कि ठीक है यार वास्तु है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, अगर आप उस फील्ड में कदम रख रहे हो, आप एक अच्छा डिजाइनर बनने जा रहे हो, तो कोशिश करो हर एक नॉलेज को अपने माइंड में रखने, ताकि आप सामने वाले को एडवाइस कर सको। दूसरे का घर देख के आप एडवाइस कर सको। आप दूसरे का रूम देखोगे, उसका घर देखोगे, तो आप तुरंत बोलोगे आपके घर की डायरेक्शन अच्छी नहीं है, आपके बेडरूम की डायरेक्शन अच्छी नहीं है, तो वो अलग ही इम्पैक्ट होता है। अब प्लेसिंग भी हमारी सेम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, मैंने जो भी एक्सप्लेन करी थी, हाउस ऑफ इंद्र ईस्ट, शिवा नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म साउथ ईस्ट, हाउस में साउथ हो गया, हाउस ऑफ विंड, मतलब हर डायरेक्शंस के बेसिस पे उन्होंने डिफाइन कर दिया है। इसलिए हमारी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज वगैरह इम्पैक्ट डालती हैं वास्तु को लोग फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट हैं, उनको मैं नोट्स को शेयर करूंगा, वो सब पढ़ेंगे। ईस्ट is called the house of Indra, main entrance at the place give positive energy like health and good। कभी क्यों देखा होगा कि लोग मोस्टली ईस्ट रखते हैं डायरेक्शन, अब आपको पता हो गया ओके ईस्ट क्यों रखी जाती है, इट्स कॉल्ड हाउस ऑफ इंद्र। इसीलिए क्यों प्लेस गिव्स पॉजिटिव एनर्जी लाइक हेल्थ एंड गुड वेल्थ। साउथ ईस्ट क्यों? साउथ ईस्ट इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ ब्रह्मा। किचन या बाथरूम शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट दिस प्लेस। इसीलिए साउथ वेस्ट क्यों कहा गया है? साउथ वेस्ट इट इज आल्सो कॉल्ड एज हाउस ऑफ विंड। मेन बेडरूम शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट दिस पॉइंट एट दिस प्लेस फॉर पीसफुल स्लीप। इसीलिए कहा गया है कि बेडरूम की कंडीशन जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट होना चाहिए। इट इज ए प्लेस वेयर पॉजिटिव एनर्जी एंटर्स। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवॉइड पेट, अवॉइड पेट, पेट्स में क्या करना है? अवॉइड कैट। भाई मैं इसके लिए तो क्रॉस लगा दूंगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल फैशन हो चुका है पेट्स को अडॉप्ट करना, उनको ये सब पालना वगैरह, और जिसमें कैट्स हमारी नंबर 1 पे आती है। अब क्यों मना करा गया है? बिल्कुल क्लियर पॉइंट है यहाँ पर। अवॉइड पेट कैट्स इन होम या ऑफिस बिकॉज दे स्टे इन नेगेटिव एनर्जी। सोचो, अवॉइड टीवी सेट इन बेडरूम, ये तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, इसको तो मैं डबल क्रॉस लगाऊंगा। बेडरूम में टीवी ना हो तो क्या करेगा? इसी से मैं कहूंगा कि अवॉइड करो टीवी सेट। बहुत रेयर केस में कोई मुझे कुछ कहेगा, क्या मेरा हाल करेगा वो मैं ही जानता हूँ। नो मिरर 5G के जमाने में टीवी होता है। फिर
अरे 5G के जमाने में टीवी बोल रहा है ये। वही बता रहा हूँ मैं। नहीं मतलब होता क्या है कि बेडरूम वगैरह में लोग क्या करते हैं कि टीवी यूनिट वगैरह लगवा लेते हैं छोटा सा, तो अब वहाँ पर इन्होंने कहा कि अवॉइड करो टीवी सेट। अब बेडरूम में टीवी सेट अवॉइड करते हैं यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। 99.9% लोगों को चाहिए होता है, वही चीज़ है। नो मिरर शुड बी प्लेस इन किचन, राइट, एग्री करता हूँ मैं। नो टीवी एंड कंप्यूटर शुड बी कीप्ड एक्चुअली अपोजिट टू द बेड, बिल्कुल। अब होता क्या है, बेड के अपोजिट ही होती है टीवी एंड कंप्यूटर। आफ्टर स्विचिंग ऑफ द टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर द स्क्रीन शो द रिफ्लेक्शन ऑफ बेड, इट इज बेड इंडिकेशन, बिल्कुल। इस चीज़ को कोई नहीं फॉलो करता, बिल्कुल भी नहीं करता है। रीज़न क्या है? क्योंकि बेड है तो अपोजिट में टीवी हो गई, टीवी होगा तो स्क्रीन हमारी रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन इनकी बात कही है वो गलत नहीं कही है। अभी हमने इससे पहले क्या बताया था कि अवॉइड करो मिरर की डायरेक्शन कहाँ पर, हमारे बेड के अपोजिट में। वो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, चाहे वो टीवी हो चाहे वो कंप्यूटर हो, उसके मॉनिटर में रिफ्लेक्शन तो आएगा ही ना, इसीलिए ये चीज़ मना करी है। अब ये नहीं कहा कि नहीं आप हमको फॉलो करिए, उन्होंने एक एडवाइस दी है। मिरर शुड बी प्लेस्ड एट साउथ कॉर्नर वॉल एंड इट शुड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ द बेड। आ गया वो पॉइंट, अभी हमने वही चीज़ बोली थी। इसीलिए चिल्ड्रन बेडरूम एंड बाथरूम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सबको याद रखना है। चिल्ड्रन बेडरूम, बाथरूम एंड स्टेयरकेस शुड बी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फॉलो करेंगे। बालकनी में भी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जहाँ पर हमारी बालकनी आ रही है, जहाँ पर हमें चाहिए होगा वहाँ नहीं आ रही है, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ आ रही है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कवर्ड या शेल्फ फॉर ऑल द रूम शुड बी फॉर वेस्ट साइड या साउथ साइड वॉल, ठीक है। आप देखो आपकी बेडरूम की कंडीशन क्या है, क्या लोकेशन है। अगर इसके हिसाब से आ रहा है तो मेंशन करो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। द डोर फॉर मास्टर बेडरूम शुड बी एट ईस्ट साइड, इंपॉर्टेंट है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। मेन गेट एंट्रेंस शुड बी एट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, इंपॉर्टेंट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और वही चीज़ आ गई हमारी ओवरहेड टैंक वगैरह की, हमें नहीं देने चाहिए, वो भी हम अपनी लिस्ट से बाहर करते हैं। अब जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं मेन डोर के शुड बी एटलीस्ट 4x7 के, इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बड़े भी हो सकते हैं। दिस अलाउ द फर्नीचर सेफली इनसाइड, कॉमन सी बात है, इसीलिए लोग बड़े रखते हैं। विंडो अप्रॉक्स 4x4 फीट, दिस हेल्प फॉर गुड वेंटिलेशन, कॉमन है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वेंटिलेशन इन बाथरूम शुड बी 1.5x1 फीट, ये सिंपल है, सभी को पता होता है, तो इसको अगर नहीं भी फॉलो करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। नो लो रूफ शुड बी कंस्ट्रक्टेड, अब आजकल तो फैशन हो गया है, इसको कैसे हम हटा सकते हैं। कई बार देखा होगा कि वरांडा वगैरह दे रहे हैं तो लो रूफ रख दी, कुछ रेयर यार्ड दे रहे हैं तो वहाँ लो रूफ रख दी। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करने वाला है कि बुद्धा या लॉर्ड गणेश स्टैचू इन फ्रंट ऑफ द मेन डोर अगर आप रखते हैं तो ठीक है। रूम या हाउस शुड ऑलवेज बी इन स्क्वायर रेक्टेंगुलर, भाई पक्का नहीं कर सकते, कंडीशंस के ऊपर है। एयर फ्लो एंड सनलाइट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इंटरव्यू में फॉलो करेंगे। अडॉप्ट पेट डॉग्स, डॉग अडॉप्ट कर सकते हैं, कैट नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज डॉग रिटेन पॉजिटिव एनर्जी। हो सकता है कि जो मोस्टली लोग डॉग्स वगैरह करते हैं अडॉप्ट, तो इसीलिए करते हैं, कह सकते हो। अच्छा, कुक फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एंड इसको भी मैं क्रॉस करूंगा कि वाटर बॉडीज लाइक पॉट या बाउल ऑफ वाटर विद फ्लावर्स एट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एट द मेन एंट्रेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंस्ट्रक्ट ए विंडो या डोर फॉर ए पूजा रूम in such a way that the morning sun rays directly fall on the ideal puja room, ये important है, ये आप फॉलो करेंगे अगर पॉसिबिलिटीज हुई हमारे एरिया के बेसिस पे। इसीलिए ये फिक्स हो गया। अब आज से इस चीज़ को ध्यान रखना, नॉर्थ वेस्ट में आप क्या क्या दे सकते हो, गेस्ट रूम, चिल्ड्रन रूम, डाइनिंग, टॉयलेट, पार्किंग। नॉर्थ में एंट्रेंस, ओपन स्पेस, लिविंग रूम, ट्रेजरी या बाथरूम। नॉर्थ ईस्ट में सेम चीज़, बालकनी ऐड हो गई, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ऐड हो गया। वेस्ट में डाइनिंग, ओवरहेड वाटर टैंक,
चिल्ड्रन बेडरूम, स्टडी रूम, टॉयलेट या सेप्टिक टैंक। पॉसिबिलिटीज हैं सेप्टिक टैंक और इसकी किस डायरेक्शन में? वेस्ट में। ओपन स्पेस, लाइट एंड एयर प्लांट्स, ईस्ट में आप मेंशन कर सकते हो एंट्रेंस, लिविंग रूम, ओपन स्पेस, बाथरूम, गेस्ट रूम, स्टडी रूम। साउथ वेस्ट अगर डायरेक्शन हमारे पास आ रही है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, मास्टर बेडरूम, कबर्ड, वार्डरोब्स, हैवी आइटम्स, स्टेयरकेस, ओवरहेड टैंक्स। और साउथ वेस्ट में भी और साउथ में बेडरूम, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम, ईस्ट में बाथरूम। कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है। और नॉर्थ में बाथरूम मेंशन कर सकते हैं, बट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम नहीं, चिल्ड्रन बेडरूम। वेस्ट में भी चिल्ड्रन बेडरूम। और अगर हमारे पास साउथ है या साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट में हमारा किचन, इलेक्ट्रिक, जनरेटर मीटर, ऑन द बेसिस ऑफ द वास्तु हम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे प्लानिंग करते वक्त। और ये बेस है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। लोग क्या करते हैं, प्लानिंग जब करते हैं तो जहाँ मन चाह रहा है वहाँ विंडो, जहाँ मन चाह रहा है वहाँ बेडरूम, जहाँ मन कर रहा है वहाँ स्टोर रूम, यहाँ अच्छा नहीं हो रहा है तो यहाँ डाल दो, यहाँ परफेक्ट नहीं है तो यहाँ रख दो, बेडरूम को यहाँ जहाँ जगह मिलेगा वहीं डाल दो। 99% मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है सही बोल रहे हैं सर। मैं खुद सर अभी सैंपल बनाया हूँ तो जैसे तैसे बना दिया। बता तो रहा हूँ 99% क्या करते हैं, बेडरूम ऊपर नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, किसका के नीचे ले आए, यहाँ भी अच्छा नहीं है, राइट में कर दिया, सबसे मेन इंटरेस्ट में डाल दिया, कहीं भी डाल दो। ये अपना ये क्वेश्चन नॉर्थ और वेस्ट दिखा रहा है सर, और फिर कॉर्नर बताते हैं, इस बीच में ही बताया कहीं कि कॉर्नर को, तो कॉर्नर से मतलब कैसे उसको एक्सप्लेन होगा सर अपना? कॉर्नर्स में करना ये होता है कि उसकी डायरेक्शंस, जब आप वर्किंग करते हैं, जब आप वर्किंग करोगे तो वर्किंग में आप एक चीज़ क्या नोटिस करोगे कि आपने देखा होगा कि ऑटोकैड में जब भी कोई लोग डिज़ाइन करते हैं तो उनकी डायरेक्शंस होती हैं, देखते हो? तो आप जब डिज़ाइन बनाओगे तो डायरेक्शंस का सिंबल आप अपने पास पहले से रखोगे ताकि पहले बना के सर। हाँ, ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, रख लेना अपने पास, ताकि इसी के बेस हमको पता चले साउथ वेस्ट कहाँ बेडरूम है, साउथ ईस्ट क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट में क्या देना ठीक रहेगा। और अगर हमारी प्लॉट की एंट्री इस साइड नहीं है या इस साइड से है या जिस साइड से होगी तो भी हम इस कंपास के थ्रू उसको डिजाइन करेंगे, राइट? तो इस तरह स्टार्टिंग करी जाती है। इसलिए बाकी लोग क्या करते हैं तुमको पता ही है, हमको भी पता है। जी सर, ठीक है। फिर मूव करा दिया, फिर हटा दिया, बीच में सेंटर डाल दिया। बेडरूम ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द हाउस विल कॉज ट्रबल। अब यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट साइड में अगर हम बेडरूम रखेंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चिल्ड्रन बेडरूम शुड बी नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। गेस्ट बेडरूम्स आर बेस्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बट कैन आल्सो बी लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट। वार्डरोब शुड बी लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट साइड ऑफ द बेडरूम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिन पर मैं टिक लगा रहा हूँ, इनको आप नोट्स बना के रखेंगे। डाइनिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। द डाइनिंग रूम शुड बी लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द हाउस या ऑन द ईस्ट या नॉर्थ। कितनी डायरेक्शन दे दी उन्होंने वेस्ट साइड दे दी, नॉर्थ भी दे दी और ईस्ट भी दे दी, वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। इफ द किचन इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर द डाइनिंग रूम शुड नॉट बी ऑन द अपर फ्लोर। ऐसा बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे किचन है ऊपर डाइनिंग है, या डाइनिंग ऊपर है तो नीचे किचन है, साथ में रहेगा, साथ में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डाइनिंग टेबल शुड नॉट बी राउंड या ओवल बट आइदर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। राउंड चलती है, लोग पसंद करते हैं ग्लास, ओवल भी पसंद करते हैं ग्लास की, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर भी है। तो मतलब कि अब हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, आप भला ना दो, सजेस्ट कर सकते हो सामने वाले को। नो टॉयलेट शुड बी अटैच टू द डाइनिंग रूम, कॉमन है, सभी को पता है इसके बारे में।
इसी तरह बाथरूम कैन बी ऑन वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग बट नॉट ऑन द ईस्टर्न। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कि बाथरूम वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में साइड में बिल्डिंग के दे सकते हो बट नॉट ऑन द ईस्ट साइड में। ठीक है। द अटैच्ड बाथरूम शुड बी ऑन द वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। होता क्या है कि अब अटैच बाथरूम आजकल चल ही रहा है, देख ही रहे हो, बेडरूम से अटैच, मास्टर बेडरूम से अटैच, आजकल वैसे भी लोग पसंद करते हैं। तो अगर आप इसको डिज़ाइन कर रहे हो अटैच को, तो इन चीज़ का ज़रूर थोड़ा ध्यान रखना कि जो डायरेक्शन है वो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, नेवर ऑन दी नॉर्थ ईस्ट साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंक शुड बी प्लेस्ड ऑन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट साइड ऑफ द रूम। बाथटब शुड बी लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, कोई इसको फॉलो नहीं करता है। इसी तरह वास्तु इन्होंने कह दिया कि अगर आप लाइब्रेरी वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो तो लाइब्रेरी के लिए इन्होंने कहा है कि आपकी जो वेस्ट साइड बिल्डिंग की बेस्ट रहेगी, बट शुड नॉट बी लोकेटेड इन द कॉर्नर नहीं अच्छा रहेगा इसके लिए। व्हेन यूजिंग ए लाइब्रेरी या स्टडी इट इज़ बेस्ट टू फेसिंग ईस्ट या नॉर्थ। बुक शेल्फ इंपॉर्टेंट है। बुक शेल्फ शुड नॉट बी इन द नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट कॉर्नर। बुक शुड बी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। सोचने वाली बात है कि हर एक पॉइंट, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक चीज़ पे हमारी वास्तु अप्लाइड होती है, हर एक चीज़ के ऊपर, लेकिन फॉलो हम 0% करते हैं। लिविंग रूम या सिटिंग रूम अगर आप दे रहे हो, द लिविंग रूम शुड बी ऑन नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस, और जो उसके फर्नीचर हैं शुड बी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, नॉट राउंड या ओवल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एयर कंडीशनर शुड बी इन वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और सेम चीज़ वहाँ, ये भी वही चीज़ है जो वहाँ पर हमने ऊपर पढ़ी थी। स्टेयर्स के लिए भी इन्होंने वही चीज़ बोली है जो ऊपर पढ़ी थी, और किचन के लिए हमने पढ़ा था वही पॉइंट है, पोजीशन ऑफ द किचन एट द साउथ ईस्ट, ऑल्सो प्लेसिंग इन द नॉर्थ वेस्ट कैन ऑल्सो बी डिज़ायरेबल। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे नोट्स आप नहीं बनाओगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ड्राइंग में चाहिए होंगे, उन पॉइंटों को जिनको आप उनके बेसिस पे ड्राइंग बनाओगे, सिर्फ वो पॉइंट आप नोट करोगे इसमें। द लोकेशन ऑफ सिंक इंपॉर्टेंट है। किचन, इट इज़ मस्ट टू अवॉइड प्लेसिंग द किचन एट द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोरेज शेल्फ शुड बी इन साउथ एंड वेस्ट। स्टडी रूम के लिए भी इन्होंने बोला है, क्या रहेगा परफेक्ट? नॉर्थ ईस्ट परफेक्ट स्पॉट फॉर स्टडी रूम। द लाइब्रेरी सेक्शन शुड टेक द वेस्ट साइड बट नॉट इन द कॉर्नर, अभी हमने ऊपर बताया था। हैव द स्टडी रूम पेंटेड आइदर विद वाइट, स्काई ब्लू या क्रीम या लाइट ग्रीन टू गिव इट द राइट टच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बताओ, क्या समझ में आया? आया सर, इसीलिए आएगा जब नोट्स बनाओगे और लिखोगे तब और ज़्यादा आएगा। हाँ सर। डायरेक्शन मेंशन करी, उसी की बेसिस पे कहाँ पर क्या क्या चीज़ें देनी है। कोई भी प्लान ले लो, अगर मैं एक प्लान की बात करूं तो आप इसमें देख सकते हैं, आप इसी कंपास के थ्रू नॉर्थ वेस्ट बेडरूम का होना चाहिए, वॉशरूम का होना चाहिए, हर डायरेक्शन के बेसिस पे आप इस तरह भी कर सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है, आपको नहीं आइडिया हो रहा है, तो आप इस तरह भी प्लानिंग प्रोजेक्शन लेके कर सकते हो। ये बेस्ट रहता है जो अभी स्टार्टिंग में जो काम करते हैं उनके लिए। और जितने भी बनते हैं, आप जितने भी बनाओगे अब, वो सारे आप बनाओगे लेआउट किसके बेसिस पे? डायरेक्शन के बेसिस पे। साउथ फेसिंग है तो साउथ फेसिंग के बेसिस पे बेड यहाँ पर है, टॉयलेट यहाँ पर है, हॉल यहाँ पर है, देन यहाँ पर किचन है, यहाँ पर वॉशरूम, यहाँ पर बेडरूम। तो ऐसे बना के आप रखोगे, और ये सारे नोट्स मैं सेंड कर दूंगा ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी होती हैं। तब इसके बाद फिर स्टार्ट होती है हमारी प्लानिंग का बात। जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब ये बेस हमारा तब जाके स्ट्रॉन्ग होता है। और मेरे ख्याल से